कहानी की शुरुआत में बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी कि सिटी में तहलका मचा है, लोग नमक की कालाबाजारी करने लगे हैं और इससे आम जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ऐसे में रात में काला मुखौटा पहने हुए नाइट वॉरियर आकर सबकी मदद करता है और ये नाइट वॉरियर और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन लीड जनरल सिचिंग है और उसने अपनी ये नाइट वॉरियर वाली आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रखी है। अगले दिन वो डाकुओं को पकड़ने के लिए जंगल में गया था। दरअसल में इस सिटी में आने जाने का एक ही रास्ता है जो कि पहाड़ी जंगलों से गुजरता है। जब भी कोई व्यापारी इस सिटी में व्यापार करने के लिए आता है तो रास्ते के बीच में ही डाकू लोग उसका सामान चुरा लेते हैं। ऐसा पिछले कितने सालों से होता आ रहा है, मगर आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इन डाकुओं को जाकर रोके। मगर मैं फैमिली का तीसरा बेटा जनरल सिचिंग, वो उन सभी डरपोकों से बहुत ही ज्यादा अलग था। आज उसने उन डाकुओं को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया था और ये डाकू उसमें फंस भी जाते हैं। ये है कहानी का सेकंड मेन लीड शाओबाओ। वो सिचिंग से कहता है कि ओए प्याज के छिलके, यूं हवा मारूंगा ना तो उड़ जाएगा। जनरल का बेटा है इसलिए तू खुद को बहुत बड़ी तोप समझता है, लेकिन मेरे आगे तू पानी कम चाय है। सिचिंग उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए अपने बॉडीगार्ड सिहेंग से कहता है कि इन सभी को अरेस्ट कर लो। फिर तो इन डाकू और जनरल के सैनिकों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। सिचिंग का ध्यान जब डाकुओं से भिड़ने में था कि शाओबाओ का एक साथी जिसका नाम है वो उसके चेहरे पर एक पाउडर छिड़क देता है, जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी वो यहाँ पर अच्छे से फाइट करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ये सारे डाकू वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि इस पूरे चिंगसू सिटी में छातियों से पत्थर तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारी फीमेल लीड शाओएनसी को ही आता है। वो अपने डैड के साथ मिलकर गलियों गलियों में जाकर ये करतब दिखाकर पैसे कमाती है। वो सभी लोगों से कह रही थी कि नाइट वॉरियर मेरा आइडल है, मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और उसी की ही तरह बनना चाहती हूँ। तभी ही वहाँ पर एक अमीर बाप की बिगड़ल औलाद आकर शाओएनसी को दिन दहाड़े ही छेड़ने लगता है एंड अपने सर्वेंट से कहता है कि इसे पकड़कर हमारे मेंशन में लाओ, मैं इसके साथ रात रंगीन करना चाहता हूँ। मगर ये सर्वेंट तो शाओएनसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि वो बचपन से ही छाती से पत्थर तोड़ने का काम करती आ रही है एंड अभी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई है। वो बस अपना हल्का सा हाथ हिलाती है कि इनको जोर से फटका लगता है। जब ये सभी सर्वेंट उसे मारने के लिए आ रहे थे तो ये बाप बेटी वहाँ से भागने लगते हैं। सामने से सिचिंग का कैरेज आ रहा था। मार्केट में अचानक से ही अंगारा लगने की वजह से फटाके फूटने लगते हैं, जिस वजह से घोड़ा डर के मारे भाग रहा था और सिचिंग अंदर बैठा था जो कि घबरा रहा था। ये देखकर शाओएनसी जल्दी से उस कैरेज को रोकने के लिए भागती है एंड थोड़ी ही देर में अपने दोनों हाथों से उस कैरेज को रोक भी देती है। फिर वो कैरेज को खोलकर कहती है कि यंग मास्टर अब ठीक तो है ना। सिचिंग कहता है कि कौन हो तुम, यहाँ से निकलो। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें अभी अभी बचाया और तुम्हारा ये एटीट्यूड, तुम तो कतई ना शुक्रे हो, मुझे तो तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। तभी ही घोड़ा फिर से डरता है और शाओएनसी सिचिंग के ऊपर आकर गिरती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। सिहेंग कहता है कि मेरे मास्टर अब ठीक तो है ना। सिचिंग कहता है कि भिखारी लड़की तू यहाँ से निकल। शाओएनसी के वहाँ से जाते ही वो अपने लिप्स को काफी गंदा मुंह बनाते हुए साफ करने लगता है। दूसरी तरफ हम डाकुओं के सरदार नन बातियान को देखते हैं। शाओबाओ को उसके पास लेकर आया जाता है जिसका पैर टूट गया था। वो कहता है कि सरदार, इस शाओबाओ की वजह से आज हम लोग जनरल सिचिंग को पकड़ते पकड़ते रह गए। तो शाओबाओ कहता है कि सरदार जरा मेरी हालत को देखिए, ये मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रहा है। मेरा पैर टूट गया, मुझ पर दया दिखाने की जगह पर ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। सच तो ये है कि मैं सिचिंग को पकड़ने वाला था, मगर इसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। तभी ही वहाँ पर नन बातियान की बेटी नानशांग आती है जो कि शाओबाओ को बचपन से ही पसंद करती है। वो कहती है कि शाओबाओ तुम्हारी ये हालत किसने की, मुझे बस उसका नाम बताओ। तो शाओबाओ वू की तरफ इशारा करता है तो ये देखकर नानशांग वू का कचुम्बर ही बना देती है। सभी लोगों के जाने के बाद हमें पता चलता है कि शाओबाओ को डांट ना पड़े, इसलिए बस उसने पैर टूटने का नाटक किया था, बाकी तो वो बिल्कुल ठीक था। आगे हम जनरल चांगयुआन को देखते हैं जो कि सिचिंग के डैड है। वो कहते हैं कि उन डाकुओं की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे से पंगा लिया। सिहेंग कहता है कि डॉक्टर ने बताया
कि अब मेरे मास्टर कभी भी ठीक नहीं हो सकते, वो हमेशा के लिए अंधे हो चुके हैं। डैड कहते हैं कि कौन था वो गधा, उसे मेरे सामने लाओ, उसका क्रियाक्रम तो मैं करता हूँ। वहाँ पर उसकी दूसरी पत्नी यानी कि सीचिंग की सौतेली माँ और सीचिंग का सौतेला भाई भी थे। सौतेली माँ कहती है कि इसको किसने कहा था कि वो डाकुओं से छाकर फिर जाए, देखो अब इसकी ये हालत हो गई है। अगर राजकुमारी को पता चला कि ये तो अंधा हो गया है तो वो तो इससे शादी नहीं करेगी। तो सीचिंग कहता है कि डैड आप मेरी शादी तुड़वा दीजिए, क्योंकि राजकुमारी कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि मैं अंधा हूँ। इस पर उसके डैड कहते हैं कि राजा ने खुद ये फरमान जारी किया था कि तुम्हारी शादी राजकुमारी से होगी, तो हम उसके फरमान के खिलाफ नहीं जा सकते, वरना हमें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सौतेली माँ कहती है कि ये तो अंधा हो गया है, तो क्यों ना आप मेरे बेटे शी युआन की शादी राजकुमारी से करा दे। तो डैड कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो, हमेशा ही बेकार आइडियाज देती रहती हो, मैं हमेशा ही तुम्हारी वजह से फंसते फंसते रह जाता हूँ। ये सुनकर सीचिंग कहता है कि अगर आपने मेरी माँ का अच्छे से ध्यान रखा हुआ होता तो वो आज जिंदा होती एंड आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। डैड को आ जाता है गुस्सा, वो कहते हैं कि अब तू मुझसे जबान लड़ाएगा। वो उसे स्टिक से मारने लगते हैं एंड वो जब थक जाते हैं तो कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मगर राजकुमारी से तो शादी तुम्हें करनी ही होगी। फिर हम राजकुमारी इंग्याओ को देखते हैं। दरअसल में इसी की ही शादी सीचिंग से होने वाली थी। इंग्याओ के डैड 9वें राजकुमार थे जो कि राजा के भाई थे। यहाँ पर राजकुमारी इंग्याओ अपने डैड को मना रही थी क्योंकि उसे ये शादी नहीं करनी थी, मगर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें ये शादी करनी होगी क्योंकि ये राजा का फरमान है। आज शवेंसी और उसके डैड ने 1 रुपया भी नहीं कमाया था, मगर उसे भूख कतई लगी थी, पर उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। शवेंसी तो मीट की स्मेल सूंघ सूंघ कर ही अपना पेट भर रही थी, तो ये डैड से देखा नहीं चाहता एंड उसके डैड उसे पेवेलियन के अंदर लेकर जाते हैं। ये दोनों यहाँ नीचे खाना खा रहे थे तो ऊपर के माले पर सीचिंग सिहेंग के साथ खाना खा रहा था। सीचिंग कहता है कि डैड ने मेरा और मेरी माँ का ध्यान कभी नहीं रखा, आज उसने मुझे मारा, ऊपर से वो मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, मतलब कि हद है। तभी ही वहाँ पर डांसर आरू जो कि इसी पेवेलियन में काम करती है, वो सीचिंग से मिलने के लिए आती है। दरअसल में आरू की जिंदगी बहुत ही ज्यादा मिसरेबल थी, तो सीचिंग उसे यहाँ पर लेकर आया था ताकि वो नाचने गाने के काम से थोड़े बहुत पैसे कमा सके। आरू कहती है कि मेरे मास्टर आपने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, तो अब मेरी बारी है, अब आप अंधे हो गए हैं तो प्लीज मुझे आपकी केयर करने दे। तो वो कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ, मैं तो कब का ठीक हो गया था, मैं तो बस ये नाटक इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उस बहरूपिये को पकड़ सकूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में ऐसा कोई इंसान है जो कि डाकुओं को हमारी खबर दे रहा है और वहीं लोग नमक की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। तभी ही इन लोगों को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि यहाँ पर नीचे शवेंसी अपनी करतब दिखा रही थी। थोड़ी देर के बाद आरू और सिहेंग वहाँ से चले जाते हैं। सीचिंग वहाँ पर अकेला बैठा था। तभी ही वहाँ पर शवेंसी खाने की स्मेल को सूंघती सूंघती आ जाती है। वो कहती है कि अरे तुम तो अंधे हो तो तुम ये सारा खाना कैसे खा पाओगे, रुको मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इतना कहकर वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाने चाहती है। जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उससे तो शवेंसी का एक हाथ भी नहीं हिल पाता। वो उसे कहता है कि तुम्हारे मुंह से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है तो तुम मुझसे दूर हटो। कि तभी ही इन दोनों को साथ में याद आता है। सीचिंग कहता है कि तुम वो भिखारी लड़की हो। तो वो कहती है कि और तुम वही नाशुक्रे यंग मास्टर, दिखने में तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, बाकी तुम गुड फॉर नथिंग हो। इतना कहकर वो उसके हाथ पर काटने लगती है कि सिहेंग आकर सीचिंग से उसे दूर करता है। आगे रेस्टोरेंट के लोग इन बाप बेटी को बाहर निकाल देते हैं एंड कहते हैं कि अगर पैसे ना हो तो आगे से पेविलियन में मत आना। ये सुनकर इन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में ही शवेंसी को नाइट वॉरियर दिखता है तो वो उसका पीछा करने लगती है। सीचिंग जो कि उड़ते हुए जा रहा था, जब उसका ध्यान शवेंसी पर पड़ता है तो वो नीचे गिर जाता है। फिर शवेंसी उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि नाइट वॉरियर, मैं तुम्हारी बहुत ही बड़ी वाली फैन हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ, हम दोनों साथ में मिलकर दुनिया को बचाएंगे। तो सीचिंग कहता है
कि क्या मुसीबत है। शवेंजी के डैड उसी तरफ आ रहे थे कि इसी मौके का फायदा उठाकर सिचिंग वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन शवेंजी और उसके डैड जुआ खेलने गए थे। वैसे इनके पास पैसे तो नहीं थे, मगर इनके शौक अमीरों वाले थे। तभी ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। शवेंजी के डैड ने इसके पास से बहुत ही बड़ा वाला कर्जा लिया है। वो शवेंजी के डैड से कहता है कि तुम मुझे मेरे पैसे दो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा और उसे कहीं पर बेच दूंगा। ये सुनकर डैड कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मगर वो तो इन दोनों को किडनैप ही कर लेता है। यहाँ पर वो जो कि हमेशा ही शौबाओ से झलता रहता है, वो ननबातियान के पास आकर कहता है कि क्यों ना हम शौबाओ की शादी करा दे। मुझे एक लड़की के बारे में पता चला है जो कि छाती से पत्थर तोड़ने का काम करती है। उसके डैड के ऊपर बहुत ही बड़ा कर्जा है, अगर हमने उस कर्जे को चुका दिया तो वो लड़की हमारी हो जाएगी। तभी ही शौबाओ अचानक से ही टपक पड़ता है एंड कहता है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है, अभी तो मैं बच्चा हूँ, खेलने कूदने की उम्र है मेरी। वो छाती से पत्थर तोड़ने वाली तगड़ी लड़की, अब क्या मैं उस चुड़ैल से शादी करूंगा। ननबातियान कहता है कि फिर फैसला हो गया, तुम्हारी शादी उसी तगड़ी लड़की से होगी। वो कहता है कि नहीं, मैं उसे शादी नहीं करना चाहता। पर ननबातियान कहता है कि तुम्हें तो ये शादी करनी ही होगी, फिर तुम्हें पसंद आए या ना आए। फिर वो सोचता है कि इस शौबाओ के बच्चे ने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया था, तो इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अगले सीन में कर्जदार आकर इन लोगों से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें ननबातियान ने खरीद लिया है। शवेंजी के डैड कहते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी बेटी को डाकुओं के हाथ बेच दिया। तो वो कहता है कि अब तुम जिंदगी भर पछताते रहना, क्योंकि अगर कोई एक बार डाकू के इलाके में गया तो फिर कभी भी वो लौट कर वापस नहीं आता। और इसकी शादी तो शौबाओ से होने जा रही है, तो इसके वापस लौटने के चांसेस 0% है। ये सुनकर उसके डैड जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सभी लोग मिलकर उसे मार रहे थे। तो शवेंजी कहती है कि तुम लोग मेरे डैड को मारना बंद करो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो अपने डैड से कहती है कि आप ज्यादा जुआ मत खेलिएगा, वरना मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा चिंता होगी, और आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर ये सभी लोग शवेंजी को उठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं और उसके डैड बस उसका नाम चिल्लाते रह जाते हैं। दूसरी तरफ इंग्याओ सिचिंग से शादी करने के लिए आ रही थी। यहाँ पर सिचिंग को बताया जाता है कि राजकुमारी इंग्याओ अभी रास्ते में है, तो तुम्हें उसे लेने के लिए जाना होगा। मगर ये काफी घमंड के साथ कहता है कि मैं क्यों उसे लेने जाऊं, उसे आना होगा तो आ जाएगी। तो यहाँ राजकुमारी इंग्याओ जनरल के घर पर जाने से पहले पेविलियन में रुकती है। उसकी मेड उसे कहती है कि मैंने अभी अभी सुना कि जनरल सिचिंग तो अंधा हो गया है। ये सुनकर वो कहती है कि अब क्या मैं किसी अंधे से शादी करूंगी? ना बाबा ना, मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। मेड उसे रोककर कहती है कि राजकुमारी आप ऐसा नहीं कर सकती, राजा के फरमान के खिलाफ जाना राजा से बगावत करने समान होता है। आप भाग गई तो आपको तो सजा मिलेगी ही, मगर हमें भी सजा मिलेगी। उसी पेविलियन के बाहर शौबाओ भी अपनी दुल्हन को देखने आया था, तो वहीं शवेंजी भी दुल्हन की ड्रेस पहनकर बैठी थी। तभी ही वहाँ पर इंग्याओ की मेड आकर कहती है कि मैडम आप तैयार हो गई। वो उसे अपने साथ लेकर कैरेज में बिठा देती है। शवेंजी जो कि सभी बातों से अनजान थी, वो ऐसे ही जनरल के मेंशन तक पहुंच जाती है और फिर उसकी शादी सिचिंग से हो भी जाती है। जब वो लोग आशीर्वाद लेने के लिए पेरेंट्स के पास आते हैं तो चांगयुआन जोर जोर से जनरल की फैमिली ऐसा करके चिल्ला रहे थे। वो सोचती है कि क्या जनरल की फैमिली, पर मेरी शादी तो डाकू से होने वाली थी। जब चांगयुआन ये कहते हैं कि फाइनली मेरे बेटे सिचिंग की शादी हो गई, तो ये सुनकर उसे बहुत ही बड़ा वाला झटका लगता है। तभी ही उसे याद आता है कि जब वो पेविलियन में थी तो शादी से बचने के लिए भाग ही रही थी कि उसका सामना इंग्याओ से होता है, जो कि वो भी कुछ ऐसा ही कर रही थी और इसी चक्कर में उन दोनों के रूम एक्सचेंज हो गए। वो सोचती है कि अगर जनरल को पता चला कि मैं वो राजकुमारी नहीं हूँ तो ये तो मेरा काम तमाम ही कर देगा। दूसरी तरफ शौबाओ इंग्याओ को उठाकर डाकुओं के इलाके में लेकर आ गया था। जब उसे होश आता है तो वो कहती है कि तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ। तो वो कहता है कि मैं शौबाओ ननबातियान का गोद लिया हुआ बेटा और तुम्हारा होने वाला पति। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होती है और उसे याद आता है कि जब वो वहाँ से भाग रही थी तो उसका सामना किसी भिखारी लड़की से हुआ था। वो समझ जाती है कि वो इसी भिखारी लड़की की जगह पर यहाँ आ गई है। वो सोचती है कि अगर इस डाकू को पता चल गया कि मैं उसकी सही दुल्हन नहीं हूँ बल्कि एक राजकुमारी हूँ तो ये तो मुझे मार ही डालेगा। इससे अच्छा कि मैं चुप ही रहती हूँ। आगे शौबाओ उसे खाने के लिए कहता है तो खाने में
सिर्फ मीट ही था। तो ये देखकर उसे तो उल्टी आने लगती है क्योंकि इंग्याओ तो प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ पर इनकी सुहाग रात का टाइम हो गया था। शाओएनजी पहले तो बहुत ही ज्यादा डरती है, मगर जब वो देखती है कि सिचिंग तो अंधा है एंड ये वही लड़का है तो वो काफी बेफिक्र हो जाती है। यहाँ सिचिंग भी उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उस टाइम पर शाओएनजी ने मेकअप लगाया था। सिचिंग उसे कहता है कि हमारी शादी बस नाम की शादी है, राजा ने ऑर्डर दिया इसलिए हमें ये शादी करनी पड़ रही है, तुम इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना और मेरे हैंडसम थोबड़े को देखकर मेरे प्यार में भी मत पड़ जाना। तो वो कहती है कि ये तो खुद को बहुत ही बड़ी तोप समझता है। तभी ही शाओएनजी का ध्यान खाने पर जाता है तो वो उस पर टूट पड़ती है। वो कहती है कि कल यहाँ से भागने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत होगी, मगर रुको, ये तो अंधा है तो क्यों ना मैं आज ही अभी ही यहाँ से भाग जाऊं। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगती है कि सिचिंग उसे रोक कर कहता है कि मैं भले ही अंधा हूँ मगर बहरा नहीं, और अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि महल में बहुत ही कड़ा पहरा है। इतना कहकर वो सोने के लिए चला जाता है एंड कहता है कि तुम नीचे सो जाना। तो वो कहती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मैं नीचे सोऊंगी। सिचिंग कहता है ये कमरा मेरा है, ये बेड भी मेरा है, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है तो तुम नीचे ही सोओगी। दूसरी तरफ शाओबाओ इंग्याओ को नन बातियान को दिखाने लाया था। इसकी तो बुरी नजर उस पर पड़ जाती है। वो उसे काफी घूर घूर कर देख रहा था। वो कहता है कि वो तू इस सुंदर बला को कहाँ से ढूंढ कर लाया है। तो यहाँ शाओबाओ अपनी होने वाली पत्नी को बचा रहा था उसकी गंदी नजरों से। तभी ही वहाँ पर नानशांग आ जाती है। वो कहती है कि शाओबाओ क्या तुम सच में इस लड़की से शादी करने वाले हो। वो उसे मारने जा रही थी कि शाओबाओ बीच में आकर उसे फाइट करने लगता है एंड इंग्याओ को लेकर वहाँ से भाग जाता है। सभी लोगों के जाने के बाद नन बातियान फू को पिटना शुरू कर देता है कि तू शाओबाओ के लिए इतनी सुंदर लड़की कहाँ से लेकर आया, तुझे ऐसा मेरे लिए करना चाहिए था। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि ये कोई तगड़ी लड़की होगी, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये इतनी ज्यादा सुंदर निकलेगी। ये सुनकर नन बातियान उसे और भी ज्यादा पिटने लगता है। यहाँ शाओएनजी तो घोड़े बेचकर सो रही थी, मगर सिचिंग को अपनी माँ के रिलेटेड एक बुरा सपना आता है। वो इससे घबराकर उठ जाता है एंड फिर अपने बेड को सरकाकर नीचे अंदर तय खाने में चला जाता है, जहाँ से वो नाइट वॉरियर की ड्रेस को पहनकर बाहर चला जाता है। आरू उसे कहती है कि मैंने आपकी माँ की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराया तो मुझे कुछ कल्प्रिट्स मिले हैं, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो लोग वही हैं, इसलिए मुझे और भी ज्यादा पूछताछ करनी होगी। जब वो आरू से मिलने के बाद वापस आता है तो देखता है कि उसके बेड के ऊपर तो शाओएनजी सो रही है और उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। इस वजह से उसे सामने के दरवाजे से आना पड़ता है। वो शाओएनजी को अपने बेड से उठाकर नीचे गिराने ही वाला था, मगर शाओएनजी उसे पकड़कर किस कर लेती है। वो अपने नींद में ये बड़बड़ा रही थी कि नाइट वॉरियर चलो ना साथ में दुनिया को बचाते हैं। किस करने के बाद सिचिंग थोड़ा शॉक्ड था तो थोड़ा खुश भी नजर आ रहा था। तो यहाँ शाओएनजी नींद में बड़बड़ा रही थी कि मुझे मीट खाना है। ये सुनकर सिचिंग कहता है कि इसने अभी अभी मेरे साथ क्या कर दिया और जरा इसे तो देखो, इसे तो कोई परवाह ही नहीं। अगली सुबह जब युन राजकुमारी का वॉशअप करने के लिए आती है तो वो शाओएनजी को देखकर बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम कौन हो और मेरी राजकुमारी कहाँ पर है। अब शाओएनजी उसे सारा सच बता देती है कि मेरे डैड जुए की लत में कर्जे में डूब गए। जब कर्जदार हमारे पास से पैसे मांगने आया तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए उस कर्जदार ने मुझे डाकू को बेच दिया। कल डाकू के साथ मेरी शादी होने वाली थी और होटल में ही मैं राजकुमारी के साथ बदल गई। अब ये कहानी सुनकर युन को ऐसा लगने लगता है कि राजकुमारी को जनरल से शादी नहीं करनी थी क्योंकि वो अंधा था, इसी वजह से वो भाग गई और गलती से ये लड़की मेरे हाथों लग गई। फिर वो कहती है कि अगर सबको पता चल गया कि राजकुमारी शादी से भाग गई है तो राजा हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। वो शाओएनजी से कहती है कि हम लोग राजकुमारी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे, तब तक तुम राजकुमारी बनने का प्रेटेंड करो। सिचिंग तो अंधा है तो उसे तो क्या ही पता चलेगा। शाओएनजी कहती है कि ना मैं तो ये नहीं करूँगी। अगर सबको पता लग गया कि मैं राजकुमारी नहीं हूँ तो ये जनरल की फैमिली तो मेरा क्रियाक्रम ही कर देगी। युन तो यहाँ पर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि राजा मुझे मारे उससे पहले मैं ही खुद को खत्म कर देती हूँ। तो ये देखकर शाओएनजी कहती है कि रुको, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे अपने डैड के बारे में कुछ भी पता नहीं है,
तो मैं अपने डैड से मिलना चाहती हूँ। ये है चीहुआ, राजकुमारी का पर्सनल बॉडीगार्ड। वो कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे डैड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। यून शवेंसी से कहती है कि राजकुमारी यहाँ पर नहीं है, मगर तुम्हें उसका रिलेशन सिचिंग से मेंटेन करना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ सो जाओ। तो वो कहती है कि तुम मुझे समझ क्या रही हो। वैसे कल रात सिचिंग ने मुझे बताया था कि उसने ये शादी जबरदस्ती की है, हमारी ये शादी बस नाम की है। आगे यून शवेंसी को जैसा जैसा करने को कह रही थी वो बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। जब वो उसे सिचिंग का फेस साफ करने को कहती है तो वो ये काम करने लगती है। शवेंसी को अपने इतने क्लोज देखकर वो तो ब्लश करने लगता है। उसके दिमाग में बार बार वही वाला किसिंग सीन चल रहा था। शवेंसी उसे कहती है कि तुम इतने ज्यादा गर्म क्यों हो, क्या तुम्हें बुखार हो गया है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कहता है कि तुम बेल्ट बांधने में मेरी मदद करो। ऐसा करके वो शवेंसी के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहता था। जब शवेंसी ये काम कर देती है तो वो कहता है कि मुझे ये बेल्ट पसंद नहीं है, कोई दूसरा बांधो। तो वो दूसरा बांध देती है। तो वो उसमें भी खामी निकाल कर कहता है कि तीसरा बांधो। फिर चौथा, पांचवा। अब शवेंसी को उस पर गुस्सा आ गया था। वो उसकी कमर पर बेल्ट को कस के बांधती है। तो वो कहता है कि क्या तुम शादी के पहले दिन ही अपने पति को मारना चाहती हो? अगले सीन में यून शवेंसी को राजकुमारी किस तरह से रहती है उसकी ट्रेनिंग दे रही थी। शवेंसी जिसने बचपन से ही बंजारों वाली जिंदगी जी है, कभी यहाँ पर तो कभी वहाँ, उसके लिए ये सब कुछ सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो बहुत सारी कोशिश करने के बाद जब नाकामयाब होती है तो वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मैं चाह रही हूँ। तो यून कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, वरना हमारी पूरी फैमिली खतरे में बढ़ जाएगी। आगे इनकी फैमिली का गेट टुगेदर था, तो यून ने जिस तरह से उसे सिखाया था वो बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। सिचिंग अपने डैड से कहता है कि अब मेरी शादी हो गई है तो मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं अपने नए घर में रहना चाहता हूँ। सिचिंग के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगा, तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना होगा। यहाँ शवेंसी, उसका ध्यान तो बस खाने में ही था। सिचिंग कहता है कि मेरी माँ ने आपके लिए कितना कुछ किया, आप ये जो शानो शौकत वाली जिंदगी जी रहे हैं ना, ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से है। सौतेली माँ कहती है कि सिचिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने डैड से जबान लड़ाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हमसे छुटकारा पाने के लिए बस अंधे होने का नाटक कर रहे हो। अब डैड को आ गया था गुस्सा, वो अपनी स्टिक मंगवा कर सिचिंग को मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर ये सौतेले लोग बैठे बैठे बस नजारा देख रहे थे। उन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, मगर शवेंसी से ये देखा नहीं चाहता, तो वो सिचिंग को बचाने आ जाती है। डैड कहते हैं कि राजकुमारी आप साइड में हट जाइए, सिचिंग बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गया है, तो मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। पर शवेंसी तो नहीं हटती। तो वो कहते हैं कि अगर आगे चलकर सिचिंग ने ऐसी कोई गलती की तो क्या आप उसे इसी तरह से बचाएंगी? तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि सिचिंग मेरा हस्बैंड है। शवेंसी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो सिचिंग का दिल भी एक मिनट के लिए पिघल जाता है। सौतेली माँ कहती है कि सिचिंग को तो इस तरह से मार खाने की आदत है, तुम उसे छोड़ो और खाने पर ध्यान दो। ये सुनकर सिचिंग कहता है कि आप लोग मेरे साथ कब से रहते आ रहे हैं, मगर आज मुझे किसी आउटसाइडर ने बचाया। इतना कहकर वो शवेंसी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में यून शवेंसी को डांट रही थी कि तुम्हें इतना बोल्ड मूव लेने की क्या जरूरत थी, अगर तुमसे कोई गड़बड़ हो जाती तो तुम तो एक्सपोज हो जाती। शवेंसी कहती है कि मैं दुनिया में बहुत सारी जगहों पर घूमी हूँ, मुझे दुनियादारी की अच्छे से समझ है, इसलिए सिचिंग को जब मार पड़ रही थी तो मुझसे देखा नहीं गया, मगर मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी। अगले सीन में यून के कहने पर शवेंसी सिचिंग की चोट पर दवाई लगा रही थी, तो ये यहाँ पर भी अकड़ दिखाता है कि तुम्हें मेरे मामले में पड़ने की क्या जरूरत थी। शवेंसी कहती है कि एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, थैंक यू कहने की जगह पर तुम उल्टा मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हो। वैसे तुम्हें अपने डैड से अलग होने का इतना ही शौक है तो यहाँ एंट्रेंस के सामने दीवार बना दो, ऐसे ही पार्टीशन हो जाएगा। सिचिंग कहता है कि अगर ये इतना ही आसान है तो तुम ये क्यों नहीं कर लेती? तो वो कहती है कि ठीक है, मैं ये करके दिखाऊंगी, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम घुटनों के बल आकर मुझसे थैंक यू कहोगे। सिचिंग कहता है कि गुड लक, क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड ये होने ही नहीं देंगे। दूसरी तरफ इंगिया यहाँ से भागने का सोच रही थी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे डाकू पहरा दे रहे थे।
कि तभी ही वहाँ पर शाओबाओ ड्रंक होकर आता है। ये देखकर इंग्याओ तो उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, काफी स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ के दूसरे डाकुओं से बहुत ही ज्यादा समझदार। शाओबाओ जब फूल के गुब्बारा हो जाता है तो वो अपनी असली बात रखती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तुमने मुझे जितने में भी खरीदा है मैं तुम्हें वो सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है। इतना कहकर वो बेड पर ही सो जाता है। वो कहती है कि ये तो सच में सो गया, लेकिन वो देखती है कि बाहर तो कोई भी डाकू पहरा नहीं दे रहा। तो वो इसी मौके का फायदा उठाकर शाओबाओ के कपड़े पहनकर वहाँ से भागने लगती है। दो डाकू तभी ही उसे देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ये शाओबाओ इतना छोटा कब से हो गया। वो लोग उसे आवाज देते हैं तो इंग्या वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं कि तभी ही शाओबाओ आकर उसे बचाता है। वो उसे अंदर वापस लेकर आता है एंड कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, बाहर डाकुओं का पहरा है। अगर उन लोगों को पता चला कि तुमने भागने की कोशिश की है तो वो लोग तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी करेंगे। इंग्याओ कहती है कि और तुम भी तो एक डाकू हो। ये सुनकर शाओबाओ एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, मगर फिर कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर छाल बिछाए हुए हैं। अगले दिन शाओएनसी कुछ सर्वेंट को बुलाकर दीवार बनवा रही थी। जब शीचिंग के डैड ये देखते हैं तो उसे आ जाता है गुस्सा। ऊपर से ये सौतेली माँ आग में घी डालने का काम करती है। वो कहती है कि आपने दूसरा घर बनाने से मना किया तो शीचिंग अभी दीवार बनवा रहा है। मुझे तो लगता है कि वो आपको डैड मानता ही नहीं। यहाँ पर शाओएनसी एक सर्वेंट से कहती है कि तुम थक गए होगे, मुझे ये करने दो। कि तभी ही वहाँ पर शीचिंग के डैड आ जाते हैं। वो उसे देखकर उसे काफी शांति से बात करने लगते हैं, मगर जैसे ही उसका ध्यान शीचिंग पर जाता है तो वो बिजली की तरह उस पर गिर पड़ते हैं। वो कहते हैं कि शीचिंग, घर के बीचों बीच में दीवार बनाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम मुझे डैड कंसिडर नहीं करते? वो उसे जोर से एक चाटा लगा देते हैं। ये देखकर इन सौतेले लोगों को तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जब वो शीचिंग को दूसरा चाटा मारने जा रहे थे तो शाओएनसी उसे रोकने आती है, मगर तभी ही डैड से उसे धक्का लग जाता है। तो वो दीवार उस पर गिरने वाली थी कि शीचिंग आकर उसे बचा लेता है एंड उसे चोट लग जाती है। अगले सीन में शाओएनसी शीचिंग को थैंक यू कह रही थी उसकी जान बचाने के लिए, मगर फिर सोचती है कि ये तो अंधा है, तो फिर इसे कैसे पता चला कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ। शीचिंग को लगने लगता है कि इसे मुझ पर शक हो रहा है, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे पॉरिश बनाने को कहता है। जब वो पॉरिश उसके लिए बनाकर लाती है तो वो कहता है कि मुझे तो नहीं खाना। तो वो ये सुनकर सिहेंग को पॉरिश दे देती है। सिहेंग कहता है कि मेरे मास्टर ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आपका तो लॉस हुआ। दूसरी तरफ ननबातियान ने शाओबाओ को मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे कहता है कि क्या शाओएनसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की? तो वो कहता है कि नहीं, मैं और शाओएनसी तो बस छुपन छुपाई खेल रहे थे। तो ननबातियान कहता है कि तुम भी ना छोटे बच्चे हो क्या? फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी के बारे में कल पूरी रात बहुत सोचा, इतना सोचा कि जितना सोचा जा सकता था, और मैं इस नतीजे पर आया कि मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी नानशांग से करा दूंगा। तो ये सुनकर वो कहता है कि क्या नानशांग? फिर शाओएनसी का क्या होगा? तो ननबातियान कहता है कि उसे तो मैं शादी करूंगा। तो वो कहता है कि सरदार, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं? अब शाओबाओ को भी यहाँ पर पता था कि ये बुढ़ा तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो उसे झूठ कहता है कि मेरे और इंग्याओ के बीच में वो सब कुछ हो गया है। ये सुनकर ननबातियान कहता है कि अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और उससे पहले ही तुमने तो चौके छक्के लगा दिए। शाओबाओ वापस आने के बाद इंग्याओ से कहता है कि अब हमारी शादी नहीं होगी। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। तो वो कहता है कि खुश होना बंद करो क्योंकि ननबातियान तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर इंग्याओ कहती है कि क्या उस बुढ़े का दिमाग ठिकाने पर तो है ना? शाओबाओ कहता है कि तुम शादी से बचने के लिए पागल बन जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया है। तुम मेरे लिए एक औषधि लेकर आओ जिससे मेरे चेहरे पर पिंपल हो जाएंगे थोड़े दिनों के लिए। ननबातियान मुझे बदसूरत हालत में देखेगा तो वो खुद ब खुद मुझसे शादी करने के लिए मना कर देगा। शाओबाओ कहता है कि ये आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मगर औषधि के लिए मेरे पास पैसे नहीं। शाओएनसी को शीचिंग पर शक हो गया था कि ये अंधा तो नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी आंखें ठीक करने के लिए मैं एक औषधि लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। शीचिंग जब उस औषधि को देखता है तो वो तो गाय का गोबर था। शाओएनसी जैसे ही उसकी आंखों पर ये लगाने चाहती कि वो उस पर चाय गिरा देता है। वो कहता है कि माफ करना, मुझे दिखाई नहीं देता इसलिए ये हो गया, क्या तुम ठीक तो हो ना?
तो वो कहती है कि हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर वो उसके हाथ पर एक मकड़ी छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता लगा था कि सिचिंग को मकड़ियों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मकड़ी को अपने सामने देखकर सिचिंग की तो हालत ही बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, मगर वो अपने चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं लाता। ये देखकर शावेंसी को लगता है कि मैं तो खामखा इस पर शक कर रही थी, ये तो अंधा ही है। जब वो वहाँ से जाती है तब जाके सिचिंग की जान में जान आती है। आगे चिहुआ आकर उसे बताता है कि मैंने सिटी के सारे कसीनों में जाकर देखा, मगर तुम्हारे डैड के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर शावेंसी को उसके डैड की फिक्र होने लगती है कि वो आखिर में कहाँ चले गए होंगे। तभी ही वहाँ पर सौतेली माँ आकर उसके कान भरना शुरू कर देती है कि ये सिचिंग तो शादी के बाद बहुत ही ज्यादा बदल गया है। बाकी तो वो लौंडियाबाजी करता रहता था, पूरे दिन कोठे में पड़ा रहता था। इस सिटी की एक भी लड़की ऐसी नहीं जिसकी नजर सिचिंग पर ना गई हो। शावेंसी कहती है कि पास्ट आखिर में पास्ट होता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं उसके साथ शांति से रहना चाहती हूँ। ये सुनकर सौतेली माँ उसे एक हेयर पिन और कुछ टॉनिक गिफ्ट में देती है। ये देखकर शावेंसी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शावेंसी को यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि यह सौतेली माँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छी औरत है, मगर सच तो ये था कि ये टॉनिक सारे सड़े हुए थे, एक्सपायर हो गए थे। इसलिए इस सौतेली माँ ने उसे सिचिंग को यानी कि शावेंसी को दे दिया। अगले सीन में इस सौतेली माँ ने करतब दिखाने वालों को यहाँ पर बुलाया था। जब ये लोग करतब देख रहे थे तो शावेंसी सोचती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छी अच्छी करतब तो मैं कर लेती हूँ। जब छाती से पत्थर तोड़ने वाली करतब दिखाई जा रही थी तो ये सौतेला भाई तुरंत स्टेज पर चढ़ जाता है, लेकिन बेचारा सबके सामने अपना पोपट करवा लेता है। ये देखकर शावेंसी कहती है कि मैं करती हूँ। वो एक ही झटके में पत्थर को तोड़ देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, खास करके सिचिंग। वो सोचता है कि इसकी जैसी हरकतें हैं तो ये तो मुझे कोई राजकुमारी नहीं लगती। वो उसे परखने के लिए कहता है कि मेरे टीचर का जन्मदिन आने वाला है तो तुम उसके लिए मेरी तरफ से एक लेटर लिख दो। अब यहाँ शावेंसी को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, इसलिए वो बात को घुमाने की कोशिश कर रही थी, मगर आखिर में सिचिंग की बात उसे मन नहीं पड़ती है। आगे सिचिंग जैसे जैसे बोलता जा रहा था वो वैसे ही लिखने का नाटक कर रही थी। वो देखता है कि इसने तो लेटर लिखने के नाम पर ड्राइंग बनाई है। आगे शावेंसी यून के पास से लेटर लिखवाकर उस लेटर को बदल देती है। जब सिचिंग उसे देखता है तो वो कहता है कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या, ये मैं बाद में पता लगा लूंगा। आगे शावेंसी ने सौतेली माँ ने जो टॉनिक दिए थे उसे खा लिया था, जिस वजह से उसका पेट खराब हो गया था। अब शावेंसी को भी पता लग जाता है कि ये औरत बुरी है। वो उसे कहती है कि तुमने जानबूझकर सिचिंग को वो सड़े हुए टॉनिक दिए थे ना, ताकि उसकी तबीयत खराब हो जाए। अच्छा है कि वो मैंने खा लिया। तो इस पर सौतेली माँ कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी साइड करना चाहती थी, मगर तुम तो उस अंधे के लिए लॉयल निकली। ये सुनकर शावेंसी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूर से सिचिंग भी ये सारा नजारा देख रहा था। अगले सीन में वो सिहेंग से कह रहा था कि ये कोई राजकुमारी नहीं है बल्कि कोई गवार लड़की है, इसको तो लिखना भी नहीं आता। सिहेंग कहता है कि मेरे मास्टर फिर आप क्या करेंगे? तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, वो जो कर रही है उसे करने दो। शावेंसी को लगता है कि सिचिंग को उस पर शक हो गया है, तो वो आज ही रात यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर दरवाजे के सामने ही यून खड़ी थी। अब शावेंसी का प्लान तो फेल हो गया था, इसलिए वो गुस्से में आकर बैट को जोर जोर से मारने लगती है कि वो थोड़ा सरक जाता है और शावेंसी का ध्यान इस तहखाने पर चला जाता है। वो कहती है कि इस सिचिंग के बच्चे ने तो यहाँ पर एक गुफा बनाई हुई है, वो जरूर यहाँ पर गंदी चीजें करता होगा। वो सुरंग का पीछा करते करते बाहर आ जाती है एंड कहती है कि भगवान, आपने आखिर में मेरी सुन ही ली। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। तो दूसरी तरफ सिचिंग नाइट वॉरियर बनकर अपना काम कर रहा था। अभी वो किसी से फाइट कर रहा था कि शावेंसी का ध्यान इन दोनों पर चला जाता है। अब अपने आइडल को मार खाता देखकर शावेंसी से देखा नहीं चाहता एंड वो उस बंदे से भिड़ने आ जाती है, पर उसकी बुरी किस्मत सिचिंग को ही उसे बचाना पड़ता है और इसी में ही वो बंदा भी वहाँ से भाग जाता है। सिचिंग तो उसे पकड़ना चाहता था, मगर शावेंसी उसे कहती है कि नाइट वॉरियर, मैं रास्ता भटक गई हूँ, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। दूसरी तरफ इंगियाओ भी इस डाकू के इलाके से भागने की कोशिश कर रही थी एंड वो ऑलमोस्ट कामयाब हो ही जाती है कि शाओबाओ आकर उसे रोकता है। वो क्लिफ के नीचे गिरने वाली थी कि शाओबाओ उसे बचा लेता है। यहाँ सिचिंग उसे पूछता है कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो वो कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए वो सेट हो गई थी। तो सिचिंग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे ड्रिंक देता है। वो ड्रंक होने के
बाद अपनी पूरी कहानी उसे बता देती है कि वो किस तरह से सड़कों पर पत्थर तोड़ने का काम करती थी। फिर उसकी किस्मत ऐसे पलटी कि वो जनरल की वाइफ बन गई। ये सुनकर सिचिंग को लगता है कि ये बस ऐसे ही कहानी बनाकर सुना रही है। सिचिंग उसे पूछता है कि तो बताओ तुम्हारा पति जनरल सिचिंग वो किस तरह का इंसान है। तो वो कहती है कि जनरल सिचिंग वो मुझसे ठीक से कभी बात ही नहीं करता, बल्कि हमेशा ही मुझ पर गुस्सा दिखाता रहता है। वो एक नंबर का सड़ियल और घमंडी आदमी है जिसको बस अपनी ही परवाह है। अगर मैं कहूँ तो वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। अपने बारे में इतनी तारीफ सुनकर सिचिंग तो दंग ही रह जाता है। फिर शावेंसी रोना स्टार्ट कर देती है कि मेरे फादर खो गए हैं, मुझे उसे ढूंढने जाना है। वो सिचिंग के चुप कराने पर भी चुप नहीं हो रही थी, तो वो उसे उड़ा कर ले जाता है। चलो शावेंसी का ये सपना तो पूरा हुआ कि उसे नाइट वॉरियर के साथ इस तरह से आसमान में उड़ना था। फिर वो उसे जनरल के मेंशन के पास छोड़ता है, तो वो उसे जाने ही नहीं दे रही थी, तो वो कैसे भी करके अपना पीछा उसे छुड़ाता है। जब शावेंसी वहाँ से जा रही थी तो वो उसे रोककर अपना क्लोक उठाता है ताकि उसे ठंड ना लगे। दूसरी तरफ इंग्याओ को जब होश आता है तो उसके सामने शाओबाओ बेहोश पड़ा था। वो कहती है कि पागल लड़के, तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुझे बचाओ, पर अभी मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा, वरना मैं कभी भी इस जगह से नहीं जा पाऊंगी। जब वो वहाँ से जा रही थी कि शाओबाओ उसे रोककर कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तो दुखी हो जाऊंगा। इंग्याओ कहती है कि अगर मैं वापस गई तो वो नन बातियान मुझसे शादी कर लेगा और मैं उस बुढ़े से शादी नहीं करना चाहती। वैसे क्यों ना हम दोनों ही यहाँ से भाग जाए, हम दूर जाकर अपना नया घर बनाएंगे और वहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। शाओबाओ कहता है कि क्या कहा बहुत सारे बच्चे, पर नन बातियान ने मुझे बताया था कि ये औरतें एक नंबर की झूठी होती है। इतना कहकर वो उसे उठाकर वापस से डाकू के इलाके में लेकर जाने लगता है। जब ये दोनों वापस आते हैं तो सभी डाकू इन्हें देखकर चिढ़ा रहे थे, तो दूर खड़ा नन बातियान इन्हें देखकर छल रहा था। वो कहता है कि मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना इसी तरह का चलता रहा तो ये साला शाओबाओ तो मेरी परी को उड़ा ले जाएगा। अगले सीन में इंग्याओ उससे नाराज थी, तो वो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए वो औषधि लेकर आया हूँ। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो वहीं जनरल के मेंशन में सभी सर्वेंट आपस में बातें कर रहे थे कि राजकुमारी कल रात काफी देर से किसी आदमी के साथ वापस आई और उस आदमी का क्लॉक पहनकर अभी वो काफी खुशी से झूम रही है। अगर हमारे मास्टर को ये बात पता चली तो वो तो पक्का नाराज हो जाएंगे। शावेंसी अपने आइडल को याद करती हुई बिल्कुल पागलों की तरह झूम रही थी कि तभी ही वहाँ पर ये दोनों आकर उसे रोकते हैं कि तुम ऐसा मत करो और इस बेकार के कपड़े को क्यों पहना हुआ है, इसे फेंक दो। तो वो कहती है कि नहीं, इसमें नाइट वॉरियर की स्मेल है। कल मुझे पता चला कि वो सिर्फ इंसाफ का रखवाला ही नहीं बल्कि काफी रोमांटिक पर्सन भी है। तभी ही वहाँ पर सिचिंग आकर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये नाइट वॉरियर कोई छिछोरा लड़का है। ये सुनकर वो कहती है कि देखो तुम चाहो तो मेरी बेइज्जती कर सकते हो, पर मेरे आइडल को कुछ भी मत कहना। सिचिंग कहता है कि अगर वो तुम्हारा आइडल है तो फिर मैं क्या हूँ। शावेंसी उसे कुछ कह पाती कि तभी ही वहाँ पर मिस फैंग आ जाती है, तो सिचिंग मिस फैंग से मिलने के लिए चला जाता है। वैसे ये जो लड़की है वो बचपन में किसी पार्टी में इंग्याओ से मिली हुई थी, तो वो चिशिंग से कहती है कि मुझे राजकुमारी से मिलना है। अब चिशिंग को तो पता था कि शावेंसी कोई राजकुमारी नहीं है, इसलिए वो बात टालने की कोशिश करता है, मगर मिस फैंग तो पीछे ही पड़ जाती है। चिशिंग मिस फैंग को लेकर उसी तरफ आ रहा था कि युन उससे पहले ही शावेंसी को लेटा देती है। जब वो वहाँ पर आती है तो शावेंसी कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ, इसलिए मिस फैंग से नहीं मिल सकती। मिस फैंग उसे यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश करती है कि हम बचपन में एक बार किसी पार्टी में मिले थे, तब हमने ये सारी बातें की थी। कि चिशिंग कहता है कि युन, राजकुमारी की दवाई का टाइम हो गया है तो तुम उसे दवाई पिला दो। ये सुनकर मिस फैंग कहती है कि रुको, मैं उसे दवाई पिलाती हूँ। ये सुनकर तो सभी लोग डर जाते हैं कि गई भैंस पानी में, अब तो हमारा भांडा फूट जाएगा। मगर जब वो उसे देखती है तो वो तो उसे पहचान ही नहीं पाती। वो कहती है कि राजकुमारी अब तो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है। ये सुनकर सभी की छान में छान आती है। सभी लोगों के छाने के बाद सिचिंग कहता है
कि नाटक करना बंद करो, वो लोग चले गए हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मिस फैंग आई है तो हमें थोड़ी देर उसके साथ बैठना होगा। अगले सीन में शवेंसी अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी ही वहाँ पर चिशिंग आ जाता है। वो सोचती है कि ये तो अंधा है तो क्या ही देख लेगा, मगर यहाँ चिशिंग की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो बार बार पानी पी रहा था। वो आकर उसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों है। वो कहता है कि कुछ नहीं, आज गर्मी बहुत ही ज्यादा है। फिर वो उसे कहता है कि मिस फैंग को लेकर तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शावेंसी सोचती है कि आज सूरज कहाँ से निकला है, ये मुझसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है, यकीन नहीं होता। अगले सीन में ये सभी लोग चाय पीते पीते इधर उधर के गप्पे लड़ा रहे थे कि मिस फैंग शावेंसी से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। तो शावेंसी उसके साथ चली जाती है। वो कहती है कि जब सिचिंग कैपिटल में कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए आया था तब मैं और वो काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। हम दोनों की तो शादी भी होने वाली थी, मगर तभी ही राजा ने फरमान सुना दिया, इस वजह से सिचिंग को तुमसे शादी करनी पड़ी। वैसे इस लड़की ने आग तो लगा ही दी थी, मगर फिर कहती है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में खुश रहो। अगले सीन में शावेंसी सिचिंग से कह रही थी कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े लड़कीबाज होगे, कॉलेज में मिस फैंग के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। तो वो कहता है कि देखो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मिस फैंग से बस 5 बार बात की होगी, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो बस उसे बहन की नजरों से देखता हूँ। तो वो कहती है कि क्या कहा बहन, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे। तो सिचिंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि मिस फैंग ने तुमसे क्या कहा, मगर मैं उसे पसंद नहीं करता। शावेंसी कहती है कि अगर तुम्हें वो मिस फैंग पसंद है तो मुझे डिवोर्स देकर उससे शादी कर लो। ये सुनकर वो कहता है कि माफ करना, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये शादी खुद राजा ने तय की है, तो हम इसे तोड़ने वाले कोई नहीं है। तो वहीं नन बातियान की नीयत बिगड़ती है। वो इंग्याओ के पास जाकर उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से ही तुमने मेरा दिल और मेरी आत्मा को चुरा लिया है। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पाता क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आती है। मगर चलो अब इन दूरियों को हम कम कर देते हैं। इतना कहकर वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डर जाता है। वो भूत चुड़ैल ऐसा चलाते हुए वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर शौबा आता है। वो कहता है कि ये आइडिया तो सच में काम कर गया। वैसे क्या ये तुम्हें दुख रहा है? तो वो कहती है कि हाँ, मगर ये 2 ही दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर ये बुढ़ा फिर से आ गया तब हम क्या करेंगे? तो वहीं जनरल के मेंशन में ये सभी लोग मिस फैंग के साथ डिनर कर रहे थे। ये सौतेला भाई उसे पटाने के लिए शेरो शायरी करने लगता है एंड फिर कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे ऐसा लगा कि मानो जैसे मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, जैसे कि हमारे पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो, हमारी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। ये सुनकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। डैड सौतेले भाई से कहते हैं कि और कितनी नाक कटवाएगा, चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ जा। आगे सिचिंग और शावेंसी मिस फैंग को दिखाने के लिए लवी डवी कपल का एक्ट कर रहे थे। तो वो जेलस हो जाती है एंड कहती है कि राजकुमारी को तो सिचिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर मैं सिचिंग की वाइफ होती तो मैं उसका ध्यान बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखती। ये सुनकर वो कहता है कि तुम राजकुमारी के बारे में ऐसी बातें मत बोलो, वो जैसे भी है मुझे पसंद है, मैं उसके साथ खुश हूँ और जरूरी बात, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर तो मिस फैंग को इतना बड़ा वाला झटका लग जाता है कि वो खाना छोड़कर उसी टाइम पर जनरल के महल से वहाँ से चली जाती है। जब सिचिंग अपने कमरे में आता है तो देखता है कि शावेंसी ड्रंक होकर सो रही है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर जब वो उठती नहीं तो वो नहाने के लिए चला जाता है। पर तभी ही वहाँ पर शावेंसी पानी की तलाश में आ जाती है। वो जैसे ही बाथटब में से पानी निकालकर पीने वाली थी कि वो उसे रोकता है। अब शावेंसी नींद में ही सिचिंग को हक कर लेती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो जिस तरह से उसे टच कर रही थी तो सिचिंग से रहा नहीं चाहता एंड वो उसे किस करने ही वाला था कि वो उठ जाती है एंड उसे दूर धक्का देकर कहती है कि तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम कोई अंधे नहीं हो। सिचिंग कहता है कि देखो तुम मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम कोई जेंटलमैन हो, लेकिन नहीं, तुम तो 1 नंबर के कमीने और बेशरम आदमी हो। अगले सीन में सिचिंग उसे कहता है कि तो बताओ
तुम अपना मुंह बंद रखने का क्या लोगी, सोना चांदी या फिर सवेरात। तो वो कहती है कि तुमने अंधा बनने का नाटक किया और मेरे पास से बहुत सारे काम करवाए, मेरी जिंदगी को तुमने मिजरेबल बना दिया। तो मैं सोना चांदी सवेरात तो तुमसे लूंगी ही, मगर मुझे और भी कुछ चाहिए। अगर तुमने मुझे वो चीज नहीं दी तो मैं तो सभी लोगों को बता दूंगी कि तुम अंधे नहीं हो। वो कहता है कि मुझे धमकी देने से पहले तुमने थोड़ा सोच तो लिया होता। मुझे पता है कि तुम कोई राजकुमारी नहीं हो और तुम्हें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। अगर मैं तुम्हारा राज सभी को बता दूं तो बताओ तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा। ये सुनकर शावेंसी तो डर जाती है। अब वो शुरुआत से उसे सारी बात बता देती है कि उसकी शादी यहाँ पर कैसे हुई। ये सुनकर सिचिंग सोचता है कि उसने पिछली बार भी यही कहानी सुनाई थी, यानी कि ये लड़की सच कह रही है। शावेंसी उसे कहती है कि देखो, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और उसे डरता देखकर सिचिंग को तो बड़ा ही मजा आता है। अगले दिन से ही शावेंसी तो उसकी नौकरानी बन जाती है कि मेरे मास्टर, आपको क्या चाहिए? क्या आपको पॉरिश खाना है या फिर मैं आपके लिए चाय बना दूं? आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सिचिंग को तो शावेंसी को अपने इशारों पर नचाने में काफी मजा आ रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में किसी को कुछ भी बताना नहीं है और यहाँ पर रहकर राजकुमारी की तरह रहना है। शावेंसी को ना चाहते हुए भी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है, मगर उसमें तो बस यही लिखा था कि शावेंसी एक नंबर की झूठी है। बाकी तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा खाली था। आगे चिहुआ को शावेंसी के डैड मिल जाते हैं। वो उसे बताता है कि आपकी बेटी जनरल के मेंशन में है, मगर शावेंसी के डैड को ऐसा लगता है कि यह लड़का उसे चूना लगाकर फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे चकमा देकर भाग जाते हैं। जब ये बात चिहुआ वापस आकर शावेंसी को बताता है तो वो कहती है कि डैड इतनी फुल्ली स्पीड से भागे, इसका मतलब ये है कि वो ठीक है। अगले दिन शावेंसी के डैड शावेंसी से मिलने के लिए डाकुओं के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां पर उसका सामना शाओबाओ से होता है। शाओबाओ उसके ऊपर तलवार तान देता है एंड कहता है कि ओए बुढ़े, कौन है तू? मगर जब शाओबाओ को ये पता चलता है कि ये तो शावेंसी के डैड है तो वो उसे ससुर जी कह के बुलाने लगता है एंड कहता है कि माफ करना, मुझे पहचानने में गलती हो गई। वो उसे इंग्याओ के पास लेकर जाता है तो शावेंसी के डैड इंग्याओ को देखकर काफी शॉक्ड होते हैं, मगर फिर कहते हैं कि मेरी बेटी, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। तो यहाँ इंग्याओ भी नाटक करने लगती है कि डैड आप इतने दिनों से कहाँ थे। जैसे ही शाओबाओ वहाँ से जाता है तो ये दोनों ही साथ में कहते हैं कि तुम कौन हो। शावेंसी के डैड कहते हैं कि मेरी बेटी की जगह पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और शावेंसी कहाँ पर है। तो इंग्याओ को उसे शुरुआत से सारी कहानी बतानी पड़ती है। डैड कहते हैं कि राजकुमारी डोंट वरी, मेरी बेटी को मैं जल्दी ही जनरल के मेंशन से बचा लूंगा और आपके बॉडीगार्ड चिहुआ को यहाँ पर भेज दूंगा ताकि वो आपको यहाँ से बचा सके। फिर तो ये दोनों आपस में इधर उधर की बातें करने लगते हैं। इन दोनों की तो अच्छी खासी यहाँ पर बन जाती है। शावेंसी सिचिंग के कपड़े बदलने के लिए किसी कपड़े की दुकान पर गई थी, मगर वापस आते टाइम वो अपने डैड को ढूंढने लगती है। ऐसा करते करते उसे रात हो जाती है, मगर उसके डैड के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। उसे इस अंधेरी गली से जाने में काफी डर लग रहा था कि वहाँ पर सिचिंग आता है। तो वो कहती है कि देखो, मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत हूँ, मैं काफी गरीब हूँ, नहीं मैं भिखारी हूँ जो कि दूसरों से पैसे मांगकर खाना खाती हूँ। पर जब वो देखती है कि ये तो उसका नाइट वॉरियर है तो वो कहती है कि अच्छा, ये तुम हो। सिचिंग उससे कहता है कि तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से अपने घर जाओ। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा कोई घर नहीं। वैसे तुम्हें पता है वो जनरल सिचिंग अंधा होने का बस नाटक कर रहा है, बाकी वो देख सकता है। उसने मुझे धमकी दी कि मैं राजकुमारी बनकर उसके साथ रहूं। पता नहीं उसके क्या इरादे हैं, मुझे तो लगता है कि वो अपने मन में जरूर कोई खुराफात सोच रहा होगा। तो सिचिंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शावेंसी कहती है कि वैसे नाइट वॉरियर, ये हमारी दूसरी मुलाकात है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है? चलो ना, साथ में दुनिया को बचाते हैं। तो वो कहता है कि ये काम इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। वैसे सिचिंग, तुम्हें उसमें क्या पसंद है? वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो तुम क्या उसे जरा सा भी पसंद नहीं करती? तो इस पर शावेंसी कहती है कि सिचिंग दिखने में हैंडसम है, उसकी बॉडी भी ठीक ठाक है, तुम्हारी तरह अच्छी नहीं, मगर जब उसने मुझे बचाया था तब वो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था, लेकिन वो बर्फ की तरह ठंडा है, वो जब भी मुंह खुलता है तो जहर ही निकलता है। ये सुनकर फिर से सिचिंग का मुंह उतर जाता है, पर वो उसे कहती है कि देखो नाइट वॉरियर, मैं तुम्हारे साथ आना तो चाहती हूँ, मगर मैंने सिचिंग के साथ
साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मैं उसे तोड़ नहीं सकती। अभी के लिए मुझे सिचिंग के साथ रहना होगा। ये सुनकर वो थोड़ा खुश हो जाता है। अगले दिन शावेंसी के डैड को यहाँ से जाना था, मगर शाओबाओ उसे बताता है कि अगर कोई एक बार डाकू के इलाके में आ गया तो वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। डैड कहते हैं कि शावेंसी की शादी के लिए मुझे दहेज इकट्ठा करना होगा, इसलिए मुझे कमाने के लिए बाहर जाना होगा। तो शाओबाओ कहता है कि दहेज की चिंता आप ना करें, वो तो हम लूटपाट करके चुरा लेंगे। सिचिंग शावेंसी को पढ़ने लिखने की प्रैक्टिस करा रहा था तो उसे ये सब कुछ बोरिंग लगता है, उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो वो नाइट वॉरियर का क्लोक पहन लेती है एंड फिर बाद में पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। सिचिंग तो जेलस हो जाता है। वो कहता है कि देखो हमारी शादी हो गई है तो तुम किसी दूसरे आदमी के कपड़े इस तरह से नहीं पहन सकती। तो वो कहती है कि हम तो फेक कपल है ना। वैसे नाइट वॉरियर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुम्हारी तरह खड़ूस सड़ियल और मुफ्त नहीं। सिचिंग कहता है कि अच्छा मैं तो फेक हूँ ना, तो फिर तुम अपने लवर के पास क्यों नहीं चली जाती। ये सुनकर शावेंसी गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। फिर वो सोचता है कि मैं इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा हूँ। अगले दिन शावेंसी के डैड सभी डाकुओं को अपनी बेहतरीन करतब सिखा रहे थे, जिस चक्कर में सभी को काफी चोट भी लग जाती है। ये देखकर शाओबाओ उसे ड्रिंक कराने के लिए ले जाता है ताकि उसका ध्यान भटक सके, मगर ड्रंक होने के बाद शावेंसी के डैड नन बातियान की स्पेशल और फेवरेट वाइन पर ही सुसु कर देते हैं। ये देखकर वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उसी वक्त पर उसे वहाँ से भेज देता है। यहाँ शावेंसी मार्केट में बाहर घूम रही थी कि तभी ही एक लड़का उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है एंड उसे याद आता है कि ये तो उसकी बचपन की दोस्त है। शावेंसी को घोड़े की टक्कर लगने ही वाली थी कि वो लड़का उसे बचाता है। शावेंसी उसे थैंक यू कहकर जा ही रही थी कि उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आती है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम सितुलिन है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो। तो यहाँ पर शावेंसी के डैड जनरल के मेंशन में गए थे जहाँ पर उसका सामना इन दोनों से होता है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी शावेंसी कहाँ पर है। तो ये दोनों कहते हैं कि पहले आप बताइए कि हमारी राजकुमारी कहाँ पर है और वो कैसी है। डैड कहते हैं कि पहले मुझे शावेंसी को देखना है। ये सुनकर ये दोनों कहते हैं कि शावेंसी तो अभी बाहर गई है, मगर आप चिंता ना करें, वो यहाँ पर सेफ है। अब आप बताइए कि हमारी राजकुमारी कहाँ पर है। तो डैड कहते हैं कि राजकुमारी भी सेफ है, अगर शावेंसी यहाँ पर नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, मगर मैं दोबारा आऊँगा। सिचिंग को शावेंसी की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी कि इतनी रात हो गई मगर ये लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं आई। वो नाइट वॉरियर की ड्रेस पहनकर उसे ढूंढने जाता है तो देखता है कि ये लड़की तो किसी लड़के के साथ मजे से खाना खा रही है। वो तो यहाँ पर जेलस होने लगता है। सितुलिन कहता है कि पहले मैं बहुत ही ज्यादा गरीब था और एक गरीब लड़की से प्यार करता था, मगर फिर हम बिछड़ गए। अब मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ, मगर अभी वो लड़की मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। ये सुनकर शावेंसी तो उसे दिलासा देने लगती है, पर सिचिंग कहता है कि एक नंबर का चुट्ठा। जाने से पहले सितुलिन उसे अपना बैच देकर जाता है। जब वो उसे देख ही रही थी कि सिचिंग आकर उसे फेंक देता है। वो उसके हाथ में अपना बैच बांध रहा था तो वो कहती है कि क्या ये नाइट वॉरियर का बैच है, क्या इसकी मदद से मैं जब भी चाहे तुम्हें बुला सकती हूँ। तो वो कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। जब वो वापस आती है तो सिचिंग उसे कहता है कि तुम आखिर में क्या खा कर आई हो, तुम्हारे कपड़ों से काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है और ये हाथ में क्या बांधा हुआ है। वो उसे निकालने वाला था कि शावेंसी उसे कहती है कि इसको टच भी मत करना। अगले दिन शावेंसी को अपने डैड को ढूंढने जाना था, मगर सिचिंग को ऐसा लगता है कि ये सितुलिन से मिलने जा रही है, इसलिए वो उसे जाने ही नहीं देता। शावेंसी तो जिद करने लगती है कि मुझे बाहर जाना है, तो सिचिंग उससे कहता है कि अगर तुम 3 शब्द लिखना सीख गई तो मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। इतना कहकर वो उसे अपना ही नाम मैं सिचिंग लिखने को कहता है। शावेंसी उसे कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना ताकि मैं बाहर ना जा सकूं। जब वो ये शब्द लिखने जाती है तो उसे तो ये भी नहीं पता था कि इसे लिखते कैसे है। तो सिचिंग उसे कहता है कि मुझसे अच्छे से रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो यहाँ पर बिल्कुल एक पपी की तरह एक्ट करते हुए उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे ये लिखना सिखा दो। वेल सिचिंग तो यहीं जाता था। 5-6 बार लिखने के बाद शावेंसी कहती है
कि मुझे ये लिखना आ गया है, लेकिन वो देखती है कि अभी वो सिचिंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि तभी ही वहाँ पर सिहेंग आ जाता है। वो यहाँ पर सिचिंग को बुलाने के लिए आया था। सिचिंग के जाने के बाद शावेंसी सोचती है कि मुझे अपने डैड के लिए इस खड़ूस का नाम कैसे लिखते हैं ये सीखना ही होगा। शावेंसी बिना खाए पिए बस लिखी ही जा रही थी, तो ये देखकर सिचिंग को आ जाता है गुस्सा। वो सोचता है कि इसको उस लड़के से मिलने जाना है, इसलिए इतना डिस्परेट होकर लिख रही है और खाना तक भूल गई। वो उसे कहता है कि अगर तुमने ये लिखना सीख भी लिया मगर फिर भी तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी। ये सुनकर शावेंसी को आ जाता है गुस्सा। वो कहती है कि तुम आखिर में मेरे साथ कौन सी ट्रिक्स खेल रहे हो। बस इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। सिचिंग वापस आने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा था एंड अपना सारा गुस्सा मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके सिहेंग पर निकाल रहा था। बेचारा सिहेंग यहाँ पर अच्छा खासा पिट जाता है। जब वो वापस जाता है तो वहाँ से शावेंसी भाग गई थी और उसने सिचिंग की एक बुरी सी ड्राइंग बनाई थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो जल्दी से सितुलिन की दुकान पर जाकर देखता है मगर वहाँ पर तो शावेंसी नहीं आई थी। यहाँ फाइनली शावेंसी अपने डैड से मिल जाती है। युन को इंग्याव की फिक्र हो रही थी तो डैड उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, राजकुमारी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। उसने डाकुओं से बचने के लिए अपने पूरे चेहरे को बिगाड़ दिया। अब तुम लोग मुझे ही देख लो, मैं कितना बदसूरत हूँ, लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा बदसूरत दिख रही थी। युन कहती है कि अभी हमें ये नाटक जारी रखना होगा। अगर बाहर वालों को पता लग गया कि राजकुमारी डाकुओं के हाथ लग गई है तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। राजकुमारी की जान को इससे खतरा भी हो सकता है। शावेंसी जब वापस आती है तो वो सिचिंग से माफी मांगती है कि मुझे वो तुम्हारी गंदी ड्राइंग नहीं बनानी चाहिए थी और तुम्हारी परमिशन के बिना बाहर भी नहीं जाना चाहिए था। वो यहाँ पर फिर से नाम लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। ये देखकर सिचिंग उसे माफ कर देता है। नाइट वॉरियर की वजह से नन बातियान की एक स्टोर गिर गई थी, इसी वजह से वो शाओ बाओ पर सारा गुस्सा निकाल रहा था। अब शाओ बाओ को नाइट वॉरियर पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि नन बातियान ने उसे डांटा जो था। तभी ही वहाँ पर नानशांग आकर उसे कहती है कि क्यों ना हम डैड की शादी इंग्याओ से करा दे ताकि उसका मूड फिर से अच्छा हो सके एंड वो तुम्हें डांटना बंद कर दे। ये सुनकर शाओ बाओ को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके अंटर पंटर कहते हैं कि चिशिंग की शादी राजकुमारी से हुई है। राजकुमारी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी, तो क्यों ना हम उसे किडनैप करके सरदार को सौंप दे ताकि वो इंग्याओ का पीछा करना छोड़ दे। शाओ बाओ को इनका आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ सिचिंग ने शावेंसी के बाल ऊपर बांध दिए थे ताकि वो पढ़ने के टाइम पर सो ना जाए। शावेंसी उसे कहती है कि सिचिंग तुम पति के नाम पर कबाड़ा हो, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। लेकिन सिचिंग तो उसके मजे लेते हुए वहाँ से चला जाता है। सिचिंग के जाने के बाद वहाँ शाओ बाओ आता है। जब वो पहली बार शावेंसी को देखता है तो वो कहता है कि ये है राजकुमारी, मगर ये राजकुमारी जैसी दिखती तो नहीं, बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। पर जो भी हो वो उसे बेहोश करके वहाँ से लेकर जा रहा था कि सामने से सिचिंग आ जाता है। वो पहले शावेंसी को शाओ बाओ से बचाता है एंड फिर उसे लड़ने लगता है। फाइटिंग की आवाज सुनकर ये सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड शाओ बाओ को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सभी लोगों ने सिचिंग को शाओ बाओ से फाइट करते हुए देख लिया था। डैड कहते हैं कि सिचिंग, इसका मतलब ये है कि तुम अंधे नहीं हो बल्कि अंधे होने का नाटक कर रहे थे। उसे सिचिंग पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जेल में डालने का ऑर्डर दे देते हैं। अगले सीन में युन और चिहुआ शावेंसी से पूछ रहे थे कि वो अंधा नहीं है, तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। शावेंसी कहती है कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो मेरी फेक राजकुमारी होने वाली आइडेंटिटी को छुपा कर रखेगा और मैं उसकी अंधे न होने वाली। युन कहती है कि इसका मतलब ये है कि सिचिंग को पता लग गया है कि तुम राजकुमारी नहीं हो, मगर फिर भी वो ये बात छुपाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो हमारा साथ दे रहा है, ये हमारे लिए तो अच्छा ही है। डैड ने सिचिंग को एक हाई फाई जेल के अंदर बंद करके रखा था कि शावेंसी उसे मिलने के लिए आती है। शावेंसी उसे कहती है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर बंद हो गए, अब मुझे पढ़ने लिखने के लिए कोई भी फोर्स नहीं करेगा। सिचिंग कहता है कि क्या तुमने मेरा नाम लिखना सीख लिया, मुझे तो नहीं लगता कि तुम इतना भी कर पाई होगी। ये सुनकर वो उसका नाम उसके हाथ में लिखकर दिखाती है कि देखो मुझे तुम्हारा नाम लिखना आ गया है। ये देखकर सिचिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल में वो यहाँ पर प्राउड फील कर रहा था कि तभी ही वहाँ पर कबाब में हड्डी या सौतेला भाई आ जाता है। वो कहता है कि राजकुमारी, मिलने का टाइम खत्म हो गया। आगे वो दोनों शाओ बाओ से पूछताछ कर रहे थे तो शाओ बाओ शावेंसी को अपने पास बुलाकर उसे कहता है
कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम कोई राजकुमारी हो, तुम्हारा चेहरा भी कुछ खास नहीं और तुम्हारी बॉडी उसका तो कोई शेप ही नहीं है। ये सुनकर शावेंसी को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सौतेला भाई कहता है कि इसने ऐसा भी क्या कहा, तो शाओबाओ कहता है कि मैंने इसे सब कुछ बता दिया है। सौतेला भाई कहता है कि राजकुमारी आपको इसने ऐसा भी क्या बताया, मगर शावेंसी तो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। यहाँ ननबातियान को जब पता चलता है कि जनरल के लोगों ने शाओबाओ को पकड़ लिया है, तो वो वू से कहता है कि तुम शाओबाओ को छुड़ा कर लाओ। नानशंग से कहती है कि अगर तुम मेरे शाओबाओ के साथ यहाँ नहीं आए तो तुम्हें यहाँ पर वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आए तो मैं तुम्हारा खुद क्रियाकर्म कर दूंगी। तो यहाँ पर ये लोग ये प्लान बना रहे थे कि ये लोग शाओबाओ के बदले में इंग्याओ को मांग लेंगे, मगर उससे पहले इनको शाओबाओ को छुड़ाना होगा। इसके लिए जेल के अंदर शावेंसी और उसके डैड चाहते हैं, जहाँ शावेंसी के डैड सौतेले भाई को बेहोश करने के बाद शाओबाओ को वहाँ से छुड़ाकर भाग जाते हैं। शावेंसी पहले तो बेहोश होने का नाटक करती है, मगर बाद में सिचिंग से कहती है कि यहाँ पर कोई आया था जो कि शाओबाओ को उठाकर ले गया। ये सुनकर सिचिंग सोचता है कि इसका मतलब ये है कि हमारे मेंशन में कोई तो ऐसा स्पाई है जो कि इन डाकुओं से मिला हुआ है। यहाँ पर वो शाओबाओ को बचाने चाह नहीं रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जनरल की आर्मी से भिड़ना यानी कि नर्क में जाने जैसा है। उसे अपनी जान बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, इसलिए वो यहीं पर ही बैठा था कि तभी ही वहाँ पर शावेंसी के डैड शाओबाओ को लेकर आ जाते हैं। वेल यहाँ पर डैड का प्लान तो ये था कि वो शाओबाओ के बदले में इंग्याओ को मांग लेंगे, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ये लोग शांति से डाकू के इलाके में शाओबाओ को लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में शाओबाओ सही सलामत वापस आ गया था, जिस वजह से ये सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पर ननबातियान शावेंसी के डैड को ससुर जी कह के बुला रहा था, तो वो सोचते हैं कि शाओबाओ मुझे ससुर जी कहता है, ये तो समझ में आता है, मगर ये टकलू मुझे इस तरह से क्यों बुला रहा है। जब वो सभी लोग ड्रंक हो जाते हैं तो शाओबाओ वेजिटेबल की एक टोकरी उठाकर इंग्याओ के लिए लाता है, क्योंकि इंग्याओ तो वेजिटेरियन है, उसे मीट खाना पसंद नहीं। काफी दिन हो गए थे, मगर सिचिंग अभी भी लॉकअप में था, तो शावेंसी उसे कहती है कि तुम अपने डैड से माफी क्यों नहीं मांग लेते, उसे रिक्वेस्ट करो तो वो तुम्हें जाने देंगे। सिचिंग कहता है कि आज से पहले मैं उसके सामने कभी झुका नहीं और न ही कभी झुकूंगा। ये सुनकर शावेंसी कहती है कि ठीक है, अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मैं ही डैड से रिक्वेस्ट करती हूँ। सिचिंग उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हें उस आदमी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शावेंसी उसकी बात कहाँ मानने वाली थी। वो सिचिंग के डैड के कमरे के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो सिचिंग को रिहा कर दे। अब पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। शावेंसी के पैरों में दर्द होने लगता है, तो अगले ही दिन डैड को आ जाती है दया और वो सिचिंग को रिहा करने का ऑर्डर दे देते हैं। वो कहते हैं कि मैं सिचिंग के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि उसे राजकुमारी जैसी इतना प्यार करने वाली लड़की जो मिली। सिचिंग जब वापस आता है तो देखता है कि वो किस तरह से यहाँ पर बैठी है। वो जाकर उसे डांटने लगता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी। शावेंसी जो कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो कहती है कि एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, आज थैंक यू कहने की जगह पर तुम उल्टा मुझे डांट रहे हो। वैसे उस दिन शाओबाओ से तुमने मुझे बचाया था, तो आज मैंने डैड की सजा से तुम्हें बचा लिया, अब हिसाब बराबर हुआ। इतना कहकर वो जाने लगती है, मगर वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, तो वो उसे उठा लेता है। आगे सिचिंग उसके घुटनों पर दवाई लगा रहा था, तो शावेंसी को उसका ये जेस्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो उसके चेहरे को टच करना चाहती थी, मगर वो रुक जाती है। यह देखकर सिचिंग उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रख देता है। अब ये दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी ही वहाँ पर यून आ जाती है। अगले सीन में सिचिंग शावेंसी को लेकर बाहर गया था, जहाँ पर शावेंसी किसी खाने की स्टॉल पर रुकी हुई थी कि सिचिंग गायब हो जाता है। अब शावेंसी तो डर जाती है कि ये कहाँ चला गया। जब वो उसे ढूंढ रही थी कि कोई ब्लैक कपड़े वाला इंसान आकर उस पर हमला कर देता है, तभी ही वहाँ पर सिचिंग नाइट वॉरियर बनकर आकर उसे फाइट करने लगता है। सिचिंग को पता था कि ये लड़का वही स्पाई है जो कि उसके मेंशन में है। शावेंसी सोचती है कि मुझे कैसे भी करके अपने आइडल को बचाना होगा। इतना सोचकर वो इन दोनों की फाइट के बीच में पड़ जाती है और हर बार की तरह सिचिंग को ही उसे बचाना पड़ता है, और ऐसे में ही वो स्पाई वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर इन दोनों का तो रोमांटिक सीन चल ही रहा था
कि शावेंसी उसका मास्क उतार देती है एंड कहती है कि ये तुम हो, क्या तुम नाइट वॉरियर की कॉपी कर रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं ही नाइट वॉरियर हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि तुम नाइट वॉरियर नहीं हो सकते। नाइट वॉरियर तो इंसाफ का रखवाला है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुम्हारी तरह नहीं, लेकिन वो तुम कैसे हो सकते हो? पर रुको, मुझे ये बात पहचाने दो कि नाइट वॉरियर ही सिचिंग है। सिचिंग कहता है कि हमारे मेंशन के स्पाई को आज मैं पकड़ने ही वाला था, मगर तुम्हारी मेहरबानी के कारण ये नहीं हो पाया। ये सुनकर वो उसे माफी मांगती है। अगले सीन में जब वो वापस आती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो ये बात इन दोनों को बताती है कि सिचिंग ही नाइट वॉरियर है। ये सुनकर इन दोनों को तो यकीन ही नहीं होता। वो सोचती है कि मेरा तो आइडल ही मेरा हस्बैंड है, इससे बढ़िया बात तो और क्या हो सकती है। वो सिचिंग के बेड पर लेट कर देखती है एंड कहती है कि तो नाइट वॉरियर रोज यहीं पर ही सोता था। तभी उसे ख्याल आता है कि जो बेड के नीचे गुफा है, सिचिंग वहीं से ही नाइट वॉरियर बनकर गरीबों की मदद करने चाहता था। आज शावेंसी उसका पीछा करती है एंड पीछा करते करते पेवेलियन तक पहुंच जाती है, जहां पर सिचिंग आरू से नमक की स्मगलिंग के बारे में बात कर रहा था कि शावेंसी से आवाज हो जाती है एंड वो एक्सपोज हो जाती है। सिचिंग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि अच्छा, तो आरू को भी पता है कि तुम नाइट वॉरियर हो। वो यहाँ पर जेलस होकर उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो इस पर वो कहता है कि हम तो फेक कपल है, तो मुझे तुम्हें ये बात बताना जरूरी नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। अब शावेंसी के मन में तो ये फेक रिश्ते वाली बात बैठ जाती है। वो सोचती है कि जब इंडिया यहाँ पर आएगी तो मुझे सिचिंग को छोड़कर जाना ही होगा। तो वहीं शाओबाओ डाकुओं की मंडली के साथ मिलकर व्यापारियों का सामान लूटने जा रहा था कि इंडिया उसे सी ऑफ करने आती है। वो उसे कहती है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मगर तुम किसी को जान से मत मारना। तो वो कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ और मैं इतना ज्यादा निर्दयी भी नहीं हूँ। यहाँ शावेंसी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। वो कहती है कि नाइट वॉरियर ही सिचिंग क्यों है। दरअसल में वो सिचिंग को पसंद करने लगी थी और हमेशा ही उसके साथ रहना चाहती थी, पर ये तो राजकुमारी को धोखा देने बराबर हुआ, इसलिए वो नाइट वॉरियर का बैच लेकर उसे लौटाने चाहती है। कि सिचिंग उसे कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं किसी मिशन पर जा रहा हूँ। अगले सीन में शाओबाओ जैसे ही इन व्यापारियों का सामान चोरी करने चाहता है कि वहाँ पर नाइट वॉरियर बनकर सिचिंग आ जाता है। अब इन दोनों को ही साथ में पता चलता है कि ये व्यापारी तो नमक की कालाबाजारी कर रहा है। ये देखकर ये दोनों ही उस व्यापारी से लड़ने लगते हैं। पर यहाँ शाओबाओ तो चालाक निकलता है। जब सिचिंग इन लोगों से भिड़ने में बिजी था कि वो अपनी डाकुओं की मंडली के साथ मिलकर सामान की चोरी करके वहां से भाग जाता है। शाओबाओ के जाने के बाद वहां पर शावेंसी आकर दूर से ही सिचिंग को प्रोटेक्ट करने लगती है, मगर हर बार की तरह वो पकड़ी जाती है और सिचिंग को ही उसे बचाना पड़ता है। उस व्यापारी ने शावेंसी को जहर दे दिया था, तो सिचिंग को एंटीडोट के लिए उसके सामने झुकना पड़ता है, जो सिचिंग अपने डैड के सामने कभी नहीं झुका। वो शावेंसी को बचाने के लिए ये करने को भी तैयार था। वो लोग उसे मार रहे थे, मगर बाद में कैसे भी करके वो एंटीडोट को लेकर शावेंसी को पिला देता है। फिर से इनके बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और ये व्यापारी उससे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। सिचिंग को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, तो शावेंसी उसे उठाकर किसी गुफा जैसी जगह पर लेकर आती है। दूसरी तरफ शाओबाओ ननबातियान के सामने अपनी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था कि एक तरफ नाइट वॉरियर था तो दूसरी तरफ वो व्यापारी। मैंने उन दोनों को ही लड़ने दिया और बीच में से सामान की चोरी करके यहाँ आ गया। आगे वही व्यापारी किसी के पास जाकर कहता है कि मास्टर, नमक की स्मगलिंग के बारे में नाइट वॉरियर को पता चल गया है। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है, मगर अभी के लिए हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। शावेंसी सिचिंग से पूछती है कि तुम नाइट वॉरियर क्यों बने, तो इस पर वो कहता है कि बचपन में डाकुओं ने मेरी माँ को मार डाला था, तभी से ही मुझे बुरे लोगों से सख्त नफरत है। मैं लोगों की मदद करने के लिए नाइट वॉरियर बना और मैं अपने माँ के कातिल को भी ढूंढना चाहता हूँ। शावेंसी कहती है कि तुम चिंता मत करो, उस कातिल को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो उसे आरू के बारे में पूछती है, तो वो उसे आरू की पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि आरू मेरी सीक्रेट एजेंट है। सिचिंग यहाँ पर समझ गया था कि ये आरू से जेलस हो रही है,
तो वो उसे सारी बातें क्लियर कर देता है। जब शावेंसी को ये पता चलता है कि वो पेवेलियन भी सिचिंग का ही है तो वो कहती है कि वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो क्या तुम मुझे डिस्काउंट दोगे? तो वो कहता है कि सपने में भी नहीं। आगे वो दोनों उसी जगह पर सो जाते हैं जहाँ पर सिचिंग को फिर से अपनी माँ से जुड़ा हुआ एक सपना आता है कि कुछ लोग उसे मार रहे हैं एंड अभी वो कबर्ड में छुपा हुआ है। वो आवाज़ करने ही वाला था कि किसी ने उसे चुप करा दिया और उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ शावेंसी के डैड इंग्याओ को लेकर यहाँ से भाग रहे थे। वो कहते हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, चलो इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से चले जाते हैं। मगर वो लोग वू को बात करता हुआ सुनते हैं। वो यहाँ पर शाओबाओ को फंसाने की कोशिश कर रहा था, तो ये इंग्याओ उसे देखा नहीं चाहता। वो कहती है कि हमें शाओबाओ को बचाना होगा। शावेंसी के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी सभी डाकू बेवड़े होकर पड़े हैं, तो हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मगर वो नहीं मानती एंड शाओबाओ को उठाकर उसे बताती है कि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो तुम पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहता है ताकि ननबातियान अगले दिन तुम्हें सजा दे। ये सुनकर शाओबाओ अपने अंटर पंटर को उठाकर वू ने जो सामान उसके कमरे में रखा था वो उसे उसके ही कमरे में वापस रख देता है। अगले दिन वो ननबातियान के पास जाकर उसे बता रहा था कि मैंने कुछ डाकुओं से सुना कि शाओबाओ सामान की चोरी कर रहा है। तभी ही वहाँ पर शाओबाओ आकर कहता है कि मुझ जैसे भोले भाले लड़के पर इस तरह का चोरी का इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। वो कहता है कि चलो तुम्हारे कमरे की तलाशी करते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो शाओबाओ कहता है कि ठीक है। फिर आगे शाओबाओ के कमरे की तलाशी ली जाती है, वहाँ से कुछ भी नहीं निकलता। तो शाओबाओ कहता है कि सरदार, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस वू ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत पर लांछन लगाने की कोशिश की है, तो अब मुझे न्याय चाहिए। आपने मेरे कमरे की तलाशी ली, तो अब आप वू के कमरे की भी तलाशी ले, ऐसे ही मेरी आत्मा को संतोष मिलेगा। जब वू के कमरे की तलाशी ली जाती है तो वहाँ से बहुत सारे बॉक्सेस निकलते हैं। वो कहता है कि देखा, इसी ने ही चोरी की और इल्जाम मुझ पर लगा रहा था। ननबातियान वू से पूछता है कि क्या तुमने सामान की चोरी की थी, तो वो यहाँ पर खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने किसी आदमी पर लगा देता है कि ये सब कुछ तो इसने किया है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आप चाहे तो इसे रूल्स के अकॉर्डिंग सजा दे सकते हैं। ये सुनकर शाओबाओ कहता है कि सरदार, इतनी छोटी सी गलती के लिए आप इसे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते, ये ठीक नहीं है। ननबातियान कहता है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं, इसने गलती की है तो इसे तो सजा मिलेगी ही। अब ये सब कुछ शाओबाओ को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि सारा कांड वू ने किया, मगर खुद को बचाने के लिए उसने अपने ही आदमी की बलि चढ़ा दी। तो वहीं सौतेली माँ चीशिंग के डैड के कान भर रही थी कि चीशिंग राजकुमारी को लेकर कल पूरी रात बाहर रहा और अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं वो ये सब कुछ करके क्या छताना चाहता है। हालांकि उन दोनों की शादी हो गई है, मगर संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। तभी ही वहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं। तो डैड चीशिंग को बस इतना ही कहते हैं कि अगर बिना किसी सेफ्टी के आगे से तुम राजकुमारी को लेकर बाहर गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आगे यून शावेंसी से पूछ रही थी कि कल पूरी रात तुम जनरल के साथ अकेले गुफा में रही, तो तुम दोनों के बीच में पक्का कुछ हुआ होगा। तो वो कहती है कि हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, राजकुमारी को धोखा देने वाला मैंने कोई भी काम नहीं किया है। ये सुनकर यून कहती है कि ये अच्छा है और आगे से ऐसा वैसा कुछ करना भी मत। शावेंसी के मन में तो यून की ये बातें बैठ जाती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि जैसे ही इंडिया यहाँ पर आएगी तो उसे यहाँ से जाना होगा। चीशिंग उसे इस तरह से वरिड होता हुआ देख लेता है एंड उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे दिल में कौन है और मैं किसे पसंद करता हूँ। चीशिंग का ये इनडायरेक्ट कन्फेशन था। शावेंसी तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मगर इंग्याओ के बारे में सोचकर खुद की फीलिंग्स जाहिर नहीं करती। फिर वो शावेंसी को लेकर पेवेलियन में जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग मिलकर नमक की स्मगलिंग के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ननशंग इंग्याओ के पास आकर उसे कहती है कि मुझे पता चला कि तुमने मेरे शाओबाओ को सिड्यूस करने की कोशिश की। इंग्याओ उसे समझाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर वो है कि उसकी बात सुनती ही नहीं। वो कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, फिर मैं भी देखती हूँ कि वो तुम्हें कैसे पसंद करेगा। जब वो ये करने आ रही थी कि शावेंसी के डैड बीच में आ जाते हैं और उसे एक मुक्का लग जाता है। अब ननशंग तो इंग्याओ के पीछे ही पड़ जाती है। शाओबाओ को आकर उसे रोकना पड़ता है। ननशंग देखती है कि शाओबाओ किस तरह से इंग्याओ
इंग्याओ का साथ दे रहा है तो वो रोती हुई अपने डैड के पास जाती है। वो ननबात्यान से कहती है कि शाओबाओ इंग्याओ के साथ मिलकर मुझे बुली कर रहा है। अगले सीन में ननबात्यान ने इन लोगों को बात करने के लिए बुलाया था, जहाँ पर शाओबाओ उसे सच बता रहा था कि वो आपकी ही लाडली बेटी है जिसने इंग्याओ का फेस बिगाड़ने की कोशिश की। नानशांग कहती है कि डैड ये झूठ बोल रहा है, दरअसल में ये बाप बेटी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तो मैं तो बस उन्हें रोक रही थी कि तभी ही शाओबाओ ने आकर मुझे डांटा। ननबात्यान कहता है कि गार्ड्स ससुर जी को लेकर जेल में डाल दो। फिर वो इंग्याओ से कहता है कि लगता है कि तुम्हारा चेहरा अब ठीक हो गया है तो हम लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे। शादी के बाद मैं तुम्हारे डैड को रिहा कर दूंगा। ये सुनकर इंग्याओ काफी परेशान हो गई थी तो शाओबाओ उसे एक जगह पर लेकर आता है। वो कहता है कि मैं जब भी परेशान होता हूँ तो इसी जगह पर आता हूँ। इंग्याओ आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं जैसी जिंदगी जीना चाहती थी मैं वैसी जिंदगी नहीं जी पाई। वो यहाँ पर ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि वो एक राजकुमारी है, ऐसे बहुत सारे काम है जो कि वो नहीं कर सकती। शाओबाओ कहता है कि मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं थी, मैं अनाथ था और ननबात्यान ने मुझे गोद ले लिया, पर मुझे ये डाकू वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले सीन में शावेंसी नाइट वॉरियर की ड्रेस पहनकर बाहर आती है एंड कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है ना, तो वो कहता है कि नहीं, बहुत ही ज्यादा बेकार है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो मेरे साथ नहीं आ सकती। पर शावेंसी तो उसकी बात कहाँ सुनने वाली थी। अगले दिन जब वो नमक की स्मगलिंग के बारे में कुछ बंदों को पकड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर इन लोगों के बीच में फाइट हो ही रही थी कि हमेशा की तरह शावेंसी बीच में आ जाती है, मगर इस बार उसने अच्छा काम किया था। वो इनके ऊपर मधुमक्खी का छत्ता गिरा देती है, फिर सिचिंग उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब ये लोग उसे ढूंढने आ रहे थे तो ये दोनों ही किसी लकड़ी के बॉक्स में छुप जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए थे। सभी लोगों के जाने के बाद सिचिंग बाहर आकर उसे डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ पर मत आना। तो वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, तुम दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद के बारे में भूल जाते हो, इसलिए मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। तो सिचिंग कहता है कि मगर तुम तो हर बार आकर मेरा काम बिगाड़ देती हो। अगले सीन में सिचिंग और शाओबाओ के सामने जो बंदा नमक की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था वो ननबात्यान के पास आकर उसे कहता है कि मेरे मास्टर तो यहाँ पर नहीं आ सके, मगर उन्होंने कहा है कि तुम नाइट वॉरियर को पकड़ लो, वो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, अगर तुमने ऐसा किया तो हम बदले में तुम्हें बहुत सारा सोना देंगे। सोने का सुनकर ननबात्यान की आंखें तो पीली होने लगती है। दूर से ये सारी बातें शाओबाओ ने सुन ली थी। अगले सीन में ननबात्यान सभी डाकुओं को बुलाकर उसे बताता है कि अगर किसी ने भी नाइट वॉरियर को पकड़ लिया तो मैं बदले में उसे इनाम दूंगा और इनाम में उसे चांदी मिलेंगे। शाओबाओ सोचता है कि ये क्या, ये तो बस चांदी देकर ही बात निपटाना चाहता है। वो ननबात्यान से कहता है कि मैं नाइट वॉरियर को पकड़ूंगा, मगर बदले में आपको शावेंसी की शादी मुझसे करानी होगी, मतलब कि इंग्याओ की शादी। ये सुनकर ननबात्यान को आ जाता है गुस्सा, मगर इस बार शाओबाओ उसे क्लियर कट बता देता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है एंड उसी से ही शादी करना चाहता है। तो ननबात्यान कहता है कि ठीक है, फिर नाइट वॉरियर को पकड़ कर लाओ और फिर इंग्याओ से शादी कर लो। ये सुनकर शाओबाओ को तो यकीन ही नहीं होता कि ये ननबात्यान एक ही झटके में मान गया। वो जाकर इंग्याओ को ये बात बताता है तो इंग्याओ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे शाओबाओ नाइट वॉरियर की ड्रेस पहनकर उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए बुरे बुरे काम कर रहा था। कुछ ही दिनों में सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि नाइट वॉरियर तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, बच्चों बूढ़ों को तंग करता है और औरतों के बाथरूम में घुस जाता है। जब ये बात ये दोनों सुनते हैं कि शावेंसी को आ जाता है गुस्सा। वो कहती है कि कौन है जो कि मेरे आइडल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो वहीं अगले दिन शाओबाओ एक सुमसाम गली पर चला जाता है ताकि वो यहाँ पर औरतों को छेड़ सके, मगर उस गली में तो सारे मर्द ही आ रहे थे तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। मगर जैसे ही एक औरत वहाँ से गुजरती है कि वो उसके सामने चला जाता है, लेकिन वो औरत तो प्रेग्नेंट थी और जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए शाओबाओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था कि उस औरत का पति आकर कहता है कि तुम कौन हो और तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो। पर शाओबाओ का ध्यान तो उस औरत को चीयर अप करने में था। जब वो औरत बच्चे को जन्म देती है तो उस औरत का पति और शाओबाओ दोनों
ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आज शाओबाओ को अच्छा काम करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी, इसलिए वो सोचता है कि अब से वो बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करेगा। और अच्छे काम के नाम पर वो बस इतना ही करता है कि किसी की बिल्ली छत पर चढ़ गई थी तो उसे नीचे लाता है और किसी दादी माँ के कपड़े धो देता है। अगले दिन मार्केट में ये बात फैल रही थी कि नाइट वॉरियर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद करता है। शावेंसी को तो यहाँ पर फिर से गुस्सा आ जाता है कि आखिर में ये बहरूपिया है कौन जो कि ऐसा छोटे मोटे काम करके नाइट वॉरियर की रेपुटेशन को खराब करना चाहता है। अब वो उसे पकड़ने के लिए किसी ऊंची सी बिल्डिंग पर चढ़ जाती है एंड कहने लगती है कि मुझे मेरा परिवार पसंद नहीं करता, इसलिए अब मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं। वो तो ये चाहती थी कि नकली नाइट वॉरियर यहाँ पर आ जाए, मगर उसकी जगह पर तो यहाँ सिचिंग आ गया था। उसे देखकर वो उसे बेहोशी की दवा सुंघाती है, मगर इससे तो सिचिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुम तो सच में ढक्कन हो। इतना कहकर वो अपना मास्क निकालकर उसे बताता है कि ये मैं हूँ। लेकिन शावेंसी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो कुएं के पास बैठकर जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे मेरा परिवार पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे इस कुएं में कूद जाना है। तभी ही वहाँ पर शाओबाओ उसे बचाने आता है, मगर जैसे ही वो आता है कि वो उसे कुएं के अंदर फेंककर बाहर से ढक्कन बंद करने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है। मगर ये तो बस उसका एक सपना ही था, अभी शाओबाओ आया नहीं था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने डायलॉग्स बोलने लगती है कि तभी ही वहाँ पर शाओबाओ आता है। वो जैसे ही उसे पकड़कर कुएं में फेंकने चाहती है कि शाओबाओ तो उसे उठता ही नहीं। वो कहता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, मगर तभी ही उसका ध्यान शावेंसी के फेस पर जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम जनरल की वाइफ हो। तभी ही वहाँ पर सिचिंग आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम इस तरह से मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो। शाओबाओ कहता है कि ये चाहे कॉपी ही क्यों ना हो, मगर फिर भी मैं तुमसे कहीं ज्यादा बेटर हूँ। फिर इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है एंड फाइट के दौरान शावेंसी को धक्का लगने की वजह से वो पानी में गिर जाती है, तो सिचिंग को उसे बचाने आना पड़ता है और ऐसे में ही शाओबाओ वहाँ से भाग जाता है। पानी के अंदर सिचिंग को ऑक्सीजन देने के लिए शावेंसी को माउथ टू माउथ सीपीआर देना पड़ता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो वो कहता है कि माफ करना, इमरजेंसी थी इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। पर शावेंसी वो तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए वो उस पर गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर शावेंसी फिर से सिचिंग को इग्नोर करती है, क्योंकि बार बार उसके दिमाग में वही वाला किसिंग सीन चल रहा था। सिचिंग को लगता है कि उसने गलती कर दी है, इसलिए वो उसे माफी मांगता है कि मुझे तुम्हें इस तरह से किस नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती है। ये सुनकर शावेंसी सोचती है कि अच्छा तो वो उस किस को गलती मान रहा है। वो फिर से उस पर गुस्सा होकर चली जाती है और सिचिंग को उसका ये बिहेवियर समझ में ही नहीं आता। अगले सीन में शावेंसी अपने फेवरेट नूडल्स खाने के लिए बैठी ही थी कि वहाँ पर सितुलिन आ जाता है। उससे बात करने के बाद शावेंसी का मूड काफी अच्छा हो गया था, तो दूर से ये सब कुछ देखकर सिचिंग जेलस हो रहा था। जब वो वापस आती है तो सिचिंग सितुलिन को लेकर उस पर गुस्सा दिखा रहा था, तो वो उसे कहती है कि देखो सीतू ओप्पा मेरे साथ खाना खा रहे थे, इससे ज्यादा हमारे बीच में और कुछ नहीं है, वो बस मेरे एक अच्छे फ्रेंड हैं। सिचिंग कहता है कि क्या कहा ओप्पा, अब तुम उस घटिया आदमी को ओप्पा भी बुलाने लगी। तो वो कहती है कि देखो तुम उसके बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकते, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, तुम्हारी तरह कोई झल कुकड़ा नहीं। तुम्हारा तो कोई फ्रेंड नहीं, तो तुम ये बात कैसे समझोगे। शावेंसी की ये बात तो सिचिंग के सीधा दिल पर जाकर लगती है। शावेंसी को भी अंदाजा हो जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए वो उसे माफी मांगना चाहती थी, मगर उससे तो सॉरी बोला ही नहीं चाहता। सिचिंग भी समझ जाता है कि ये माफी मांगने ही आई है, इसलिए वो उसे पेवेलियन में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे उसका फेवरेट खाना खिला रहा था। यहाँ पर सिचिंग उसे थोड़ी देर के लिए नाराज तो हो गया था, मगर वो शावेंसी को इस तरह से सैड भी नहीं देख सकता। खाना खत्म करने के बाद जब ये लोग वापस जा रहे थे कि इनका सामना सितुलिन से होता है। वो शावेंसी से कहता है कि हमारे स्टोर में एक सेलिब्रेशन होने वाला है, तो मैंने सिचिंग को ऑलरेडी उसका इनविटेशन कार्ड भेज दिया है, तो तुम भी वहाँ पर आना। शावेंसी सिचिंग से कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, तो वो कहता है कि हम लोग वहाँ पर नहीं जा रहे। अगले सीन में सिहेंग आकर उसे बताता है कि मुझे कुछ सबूत मिले हैं जिससे मुझे पता लगा कि नमक की स्मगलिंग में सितुलिन का हाथ है। ये सुनकर सिचिंग कहता है कि मुझे तो पता ही था कि ये लड़का कुछ ठीक नहीं। अगले दिन शावेंसी सितुलिन की स्टोर पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार होती है,
ये सिचिंग कहता है कि इन कपड़ों में तुम बिल्कुल भिखारी जैसी लग रही हो, ये तुम पर सूट नहीं करता। तो वो कहती है कि थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। इतना कहकर वो सितुलिन के स्टोर पर चली जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। सितुलिन सभी लोगों से कहता है कि हम लोग हर साल किसी न किसी टैलेंटेड पर्सन के पास से हमारी दुकान के लिए एक मोटो लिखवाते हैं, तो इस साल ये काम राजकुमारी करेगी। ये सुनकर शावेंसी तो घबरा जाती है, क्योंकि उसे तो सिचिंग के नाम के अलावा और कुछ लिखना ही नहीं आता। कि तभी ही वहाँ पर सिचिंग आकर इसमें उसकी मदद करता है। सितुलिन को उन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में सभी लोग अपना अपना मार्शल आर्ट दिखा रहे थे। इसमें लास्ट में सितुलिन जीत जाता है, तो वो अपने इस इनाम को गुड लक के तौर पर शावेंसी को देना चाहता था, मगर सिचिंग तो फिर से जेलस हो जाता है एंड उसे कंपटीशन के लिए इनवाइट करता है। जब इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी, तो सितुलिन यहाँ पर जानबूझकर हार जाता है और ऐसे दिखाता है मानो जैसे सिचिंग ने तो इसे बहुत ही ज्यादा जोर से मार दिया हो। जीतने के बाद सिचिंग अपना इनाम शावेंसी को देना चाहता था, मगर शावेंसी तो उससे गुस्सा हो गई थी। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम सितुलिन को पसंद नहीं करते, मगर तुम्हें उसे इतनी जोर से भी नहीं मारना चाहिए था। सिचिंग उसे कहता है कि तुम्हें उस आदमी की इतनी ज्यादा परवाह क्यों है, वो इतना अच्छा आदमी भी नहीं है। मगर शावेंसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। नानशंग शाओबाओ को दिखाने के लिए मेकअप लगाकर आती है, तो शाओबाओ तो उसे देखकर डर ही जाता है। वो कहता है कि पागल हो क्या, अभी हार्ट अटैक आते आते रह गया है। पर ये सुनकर तो नानशंग को ये लगता है कि इसने मेरी तारीफ की है। इंग्याओ यहाँ पर यह चाहती थी कि वो नानशंग के साथ शाओबाओ की सेटिंग कर दे, ताकि जब वो यहाँ से चली जाए तो शाओबाओ अकेला ना पड़ जाए। पर जब वो शाओबाओ को नानशंग के साथ देखती है तो उसे जेलसी फील होती है। दूसरी तरफ इन सौतेले माँ बेटों को पता चलता है कि शावेंसी आजकल सितुलिन से काफी मिलने लगी है, तो इनको तो छिड़कने के लिए मसाला मिल जाता है। अभी शावेंसी सितुलिन से सिचिंग के बिहेवियर के लिए माफी मांगने आई थी, तो सितुलिन उसे कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि तुम जितना हो सके सिचिंग से दूर रहो। वो लड़का थोड़ा इमेच्योर है, पता नहीं कब क्या कर जाए। आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आगे चलकर वो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है। जब शावेंसी सितुलिन से बात करने के बाद वापस आती है, तो यहाँ पर सौतेली माँ डैड के साथ उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि तुम किसी दूसरे मर्द के साथ प्राइवेटली मीटिंग करने चाहती हो, ऐसा करके तुम हमारी फैमिली का नाम बदनाम कर रही हो। शावेंसी कहती है कि आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मगर सौतेली माँ कहती है कि एक तो इतना बड़ा कांड करके आई और ऊपर से तुम मुझसे ज़बान लड़ा रही हो। वो जैसे ही उसे मारने आती कि सिचिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। डैड कहते हैं कि सिचिंग, तुमने राजकुमारी को हमारे परिवार के नियम के बारे में कुछ सिखाया नहीं है। अगर वो इसी तरह से दूसरे आदमी के साथ मिलती रही तो एक दिन हमारी फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा। इस पर सिचिंग कहता है कि राजकुमारी को खाना खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो वो जब भी किसी खाने के स्टॉल पर जाती है तो उसकी मुलाकात एक्सीडेंटली सितुलिन से हो जाती है। और वो जब भी सितुलिन से मिली है तब उसने हर बार आकर मुझे बताया है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्राइवेट मीटिंग है, क्योंकि खाने का स्टॉल तो भरी बाजार के सामने लगा होता है। सौतेली माँ कुछ बोलने चाहती कि डैड कहते हैं कि इस मामले को यहीं पर ही खत्म कर दो। राजकुमारी, आगे से तुम कहीं भी बाहर जाओ तो सिचिंग को साथ लेकर जाना। अगले सीन में शावेंसी सिचिंग को एक्सप्लेन कर रही थी कि तुम मेरा भरोसा करो, सितुलिन के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हम जब भी बाहर मिलते हैं तो बस ऐसे ही खाने की बातें करते हैं। सौतेली माँ ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था, मैं इनोसेंट हूँ। तो सिचिंग कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, वैसे भी मुझ जैसा हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने है, तो तुम और किसी को कहाँ पसंद करोगी। ये सुनकर शावेंसी सोचती है कि ये आखिर में खुद को समझता क्या है, क्या पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक हैंडसम लड़का है। शाओबाओ देखता है कि इंग्याओ किस तरह से नानशंग के साथ उसे छोड़ने की ट्राई कर रही है, तो उसे आ जाता है गुस्सा, क्योंकि वो तो इंग्याओ को पसंद करता है। अगले सीन में वो अपना ये सारा गुस्सा शावेंसी के डैड पर निकाल रहा था कि ये सारी आपकी गलती है। डैड कहते हैं कि नानशंग के साथ तुम्हें जब इंग्याओ ने देखा तब वो जेलस हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। ये सुनकर शाओबाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ इंग्याओ शाओबाओ के साथ ये सब कुछ करने के बाद बहुत ही ज्यादा पछता रही थी।
वो सोचती है कि मैंने शाओबाओ के साथ फोर्स किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर तभी ही वहाँ पर शाओबाओ आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, मगर तुम्हें ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं शावेंजी को सिचिंग से प्यार हो गया था, मगर वो अपनी फीलिंग्स को इंग्याव की वजह से जाहिर नहीं कर रही थी, तो ये चीज उसे अंदर से बहुत ही ज्यादा खाए जा रही थी। सिचिंग उसे इतना वरीड देखकर उसकी प्रॉब्लम तुरंत ही समझ जाता है एंड सीधा उसे किस करके उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो उसके फॉरहेड पर किस करता है। वो दोबारा उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शावेंजी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड खड़ी थी, कुछ बोल नहीं रही थी। तो वो कहता है कि तुम्हें अभी मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ननबात्यान इंग्याओ को देखकर कहता है कि तुम तो पूरी तरीके से रिकवर हो गई हो। वो उसे काफी घूरे छा रहा था, जिससे इंग्याव काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और शाओबाओ को ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो यहाँ शावेंजी सिचिंग के साथ उसने जितने भी पल बिताए थे उन सभी को याद करते हुए कहती है कि सिचिंग तो नाइट वॉरियर और एक जनरल है और मैं बस एक मामूली सी गली में करतब दिखाने वाली लड़की, मेरी तो उसके सामने कोई औकात नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि इंग्याव कभी वापस ही ना आए तो कितना अच्छा हो जाएगा। मगर फिर सोचती है कि मैं ये कैसी बातें सोच रही हूँ, मुझे इंग्याव के लिए इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगले सीन में सिचिंग उसे लेकर बाहर गया था, जहाँ पर शावेंजी सोच रही थी कि अब मैं ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे इंग्याव को यहाँ पर लेकर आना ही होगा। सिचिंग उसे कहता है कि तुम दिन दहाड़े क्या सोच रही हो। वो उसे कुछ कहने चाहती कि उसे टोफू की स्मेल आने लगती है, तो वो उसे लेने के लिए चली जाती है। सिचिंग उसकी गंदी स्मेल सूंघकर कहता है कि तुम्हें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, मगर शावेंजी तो उसकी नहीं सुनती। इतना ही नहीं, वो तो एक टोफू उसके मुंह में भी भर देती है। अब यहाँ पर सिचिंग को वो टोफू इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि वो कहता है कि प्लीज तो और पैक कर दीजिए। आगे शावेंजी इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए चिहुआ और युन की मदद से डाकुओं के इलाके में जाती है। यहाँ पर आने के बाद उसका सामना इंग्याओ से होता है। शावेंजी इंग्याओ को तुरंत ही पहचान लेती है एंड कहती है कि राजकुमारी, मैं यहाँ पर आपको और डैड को बचाने आई हूँ। इस पर इंग्याओ उसे बताती है कि ननबात्यान ने तुम्हारे डैड को जेल के अंदर डाल दिया है, तो अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मगर तुम चिंता मत करो, हम दोनों ने यहाँ से भागने का एक अच्छा सा प्लान बनाकर रखा है, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ, वरना ये डाकू तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम हमारी चिंता मत करो, हम लोग भी यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे। शावेंजी जब वापस आने के बाद ये सारी बातें इन दोनों को बताती है, तो युन कहती है जैसा राजकुमारी ने कहा है हमें वैसा ही करना होगा, क्योंकि हमारे पास उसका इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जब ये लोग आधी रात में वापस आते हैं तो देखते हैं कि सिचिंग ने शावेंजी को ढूंढने के लिए सभी सर्वेंट्स को लगा दिया है। सिहेंग कहता है कि शावेंजी के साथ साथ मेरी युन भी गायब है। शावेंजी कहती है कि अब मुझे इसके गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। वो जैसे ही उसके सामने जाती है तो सिचिंग तुरंत उसे गले लगा लेता है। शावेंजी तो काफी शॉक्ड हो जाती है कि इसने मुझे डांटा नहीं बल्कि सीधा गले ही लगा लिया। अगले सीन में सिचिंग उसे पूछ रहा था कि बताओ तुम कहाँ पर गई थी, तो वो उसे सच बता देती है कि मैं इंग्याओ से मिलने के लिए डाकुओं के इलाके में गई थी, मुझे इन सभी चीजों को नॉर्मल करना है। तो वो कहता है कि तुम्हें वहाँ पर अकेले जाने की क्या जरूरत थी, अगर तुम डाकू के हाथ पकड़ी जाती तो क्या होता। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें लेकर क्या फील करता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। तो वो उसे माफी मांगती है तो सिचिंग कहता है कि बस सॉरी बोलना ही आता है, तुम इंग्याओ को लेकर ज्यादा चिंता मत करो, मैं सब कुछ जल्दी ही ठीक कर दूंगा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अगले दिन कुछ नौकरानियां शावेंजी की अच्छी तरीके से खातिरदारी कर रही थी, वो भी सिचिंग के कहने पर, मगर जैसे ही वहाँ पर सितुलिन आता है तो वो भागी हुई उसे मिलने के लिए चली जाती है। सिचिंग सिहेंग से कहता है कि हम मर्दों की जिंदगी इतनी ज्यादा टफ क्यों है, मैं इस लड़की के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ मगर इसे तो सिर्फ उस सितुलिन की ही पड़ी है। सितुलिन शावेंजी के लिए दूरबीन लेकर आया था, तो वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बड़े चाव के साथ देख रही थी, तो चिशिंग जेलस हो जाता है। शावेंजी जब ये कहती है कि मुझे सितुलिन के पास से बिजनेस सीखना है, तो ये सुनकर सिचिंग कहता है कि अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। अगले सीन में ये दोनों सितुलिन के स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर शावेंजी को एक चीज पसंद आ गई थी,
तो सितुलिन कहता है कि इसे तुम रख सकती हो, तुम इसे मेरा गिफ्ट समझ सकती हो। ये सुनकर सिचिंग को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। वो जोर से शावेंसी को पकड़कर ऊपर लेकर जाता है, जिस वजह से वो चीज भी टूट जाती है। वो उसे पूछता है कि कितने दिन हो गए, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। ये सुनकर शावेंसी कुछ भी बोल नहीं पाती, तो सिचिंग कहता है इसे मैं हाँ समझ लूँ। तो वो कहती है कि तुम तो चीटिंग कर रहे हो। अभी ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे कि वेटर आकर इन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। आगे इसी तरह से स्टोर में घूमते घूमते शावेंसी को सितुलिन पर शक हो जाता है कि कहीं नमक की स्मगलिंग में इसका तो हाथ नहीं। अब शावेंसी को इस बात को कंफर्म करना था, इसलिए वो उसके साथ मिलकर लकड़ी के खिलौने बना रही थी और बातों ही बातों में ये जान लेती है कि सितुलिन को तो नमक की स्मगलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जब सिचिंग शावेंसी का बनाया हुआ खिलौना देखता है तो वो कहता है कि ये कैसी बेकार सी चीज है, मगर सिहिंग उसे कहता है कि मास्टर ये तो आप है। ये सुनकर सिचिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि शावेंसी ने उसे बनाया है। तो वहीं शावेंसी के जाने के बाद हम सितुलिन का असली चेहरा देखते हैं। दरअसल में वही मास्टरमाइंड है जो कि नमक की स्मगलिंग करता है। दूसरी तरफ ननशंग को पता चलता है कि शाओबाओ इंग्याओ से ही प्यार करता है और वो उसे कभी भी पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो इंग्याओ को मारने के लिए उसकी चाय में जहर मिला देती है, जिसको गलती से शाओबाओ पी लेता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि इसको तो जहर दिया गया है, तो इंग्याओ समझ जाती है कि ये काम ननशंग का ही होगा। वो जल्दी से उसके पास से एंटीडोट मांगने चाहती है, तो ननशंग इंग्याओ को सही सलामत देखकर समझ जाती है कि वो चाय शाओबाओ ने पी ली है। ननशंग को यहाँ पर शाओबाओ की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, मगर वो देखती है कि अपनी ऐसी हालत में भी शाओबाओ इंग्याओ की ही फिक्र कर रहा है और उसे ही देखे जा रहा है, तो उसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे ही शादी करोगे, वरना मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं दूंगी। ये सुनकर शाओबाओ एंटीडोट मांगना बंद कर देता है। ननशंग कहती है कि तो तुम मुझसे शादी करने से ज्यादा अच्छा मरना पसंद करोगे? क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो? पर जो भी हो, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। इतना कहकर वो चली जाती है। यहाँ पर इंग्याओ को आज ये रियलाइज हो जाता है कि शाओबाओ उसे कितना ज्यादा पसंद करता है। आगे ये सितुलिन अपना असली रंग दिखा ही देता है। शावेंसी जब उससे मिलने आती है तो वो उसे किडनैप कर लेता है। सितुलिन को पता था कि शावेंसी नाइट वॉरियर के साथ काफ़ी क्लोज थे, इसलिए वो उसे पूछ रहा था कि बताओ नाइट वॉरियर कौन है, मगर शावेंसी ऐसे ही थोड़ी ना सिचिंग का नाम ले लेती। तभी ही वहाँ पर सिचिंग उसे बचाने आ जाता है, मगर ये सितुलिन तो उस पर भारी पड़ता है। इतना ही नहीं, वो तो उसका मास्क निकालकर ये भी देख लेता है कि सिचिंग ही नाइट वॉरियर है। सितुलिन शावेंसी से कहता है कि तुमने इस सिचिंग की वजह से मेरे प्यार को कभी भी नहीं देखा। अब तुम मेरी वुमन बनने के लिए हाँ कहो, वरना मैं तो इसे टपका दूंगा। ये सुनकर शावेंसी उसे कहती है कि ऐसा करो, तुम हम दोनों को ही खत्म कर दो। शावेंसी के मुंह से ना सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसे चाटे मारना शुरू कर देता है। सिचिंग शावेंसी को इस तरह से मार खाते हुए नहीं देख पा रहा था। वो कैसे भी करके खुद को छुड़ाकर सितुलिन को उससे दूर करता है और उसके बाद उसकी बैंड बजाना शुरू करता है, मगर सितुलिन तो बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़कर भाग जाता है। अगले सीन में सिचिंग शावेंसी को लेकर घर पर आ गया था। शावेंसी अभी बेहोश थी, एक दिन से उठी नहीं थी, इसलिए सिचिंग को उसकी काफी फिक्र हो रही थी। अगले दिन शावेंसी जब उठती है तो वो भागकर सिचिंग के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो, तो सिचिंग कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, आफ्टर ऑल मैं एक जनरल हूँ। दूर से ये नज़ारा ये तीनों भी देख रहे थे। सिहेंग युन से कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्यों ना हम भी गार्डन में घूमने जाए। ये सुनकर युन मुंह बिगाड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। आगे वो उसे पूछ रही थी कि सितुलिन कहाँ पर है, तो वो कहता है कि वो भाग गया। यहाँ शावेंसी सिचिंग को ही देखे जा रही थी, तो वो उसे कहता है कि तुम उठने के बाद बहुत ही ज्यादा क्यूट हो गई हो। वो उसे किस करने चाह ही रहा था कि तभी ही एक सर्वेंट आकर इन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। दूसरी तरफ इंग्याओ शाओबाओ को ठीक करने में लगी थी, मगर कोई भी दवाई उस पर असर नहीं दिखा रही थी, तो इंग्याओ को मजबूरन नन बातियान के पास से मदद मांगने जाना पड़ता है। अगले सीन में नन बातियान ननशंग से कह रहा था
कि जल्दी से एंटीडोट दे दो। नानशंग तो फटक से मना कर देती है। वो कहती है कि इस लड़की ने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि शाओबाओ को भी फंसा लिया है। वो उसे जैसे ही मारने जा रही थी कि ननबातियान कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसके जाने के बाद वो नानशंग से कहता है कि देखो, अगर तुमने मुझे एंटीडोट दे दिया तो शाओबाओ ठीक हो जाएगा। इंग्याओ ने मुझे कहा है कि एंटीडोट के बदले में वो मुझसे शादी करेगी। हमारी शादी के बाद तो शाओबाओ सिर्फ तुम्हारा ही है। ये सुनकर नानशंग उसे एंटीडोट दे देती है। आगे उस दवाई को पीने के बाद शाओबाओ की तबीयत धीरे धीरे करके सुधर रही थी। दूसरी तरफ इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ रहा था। सिचिंग उसे कहता है कि जब मैं 10 साल का था तब डैड सरहद पर जंग लड़ने चले गए थे और उन्होंने मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया था। हालांकि डैड ने उस टाइम पर हमें खुफिया जगह पर छुपा कर रखा था, पर पता नहीं इन डाकुओं को हमारे बारे में कैसे पता चल गया और उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। उस टाइम पर मैं जिंदा बच गया था क्योंकि माँ ने मुझे कबर्ड में छुपा दिया था। माँ के मरने के बाद मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था। इस वजह से मैं नाइट वॉरियर बना ताकि मैं अपने इस टाइम को अच्छे काम में लगा सकूं। तो दूसरी तरफ शाओबाओ ठीक हो गया था। वो इंग्याओ से कहता है कि तुमने मेरी काफी मदद की है और इस एहसान का बदला मैं अपनी बॉडी देकर चुकाना चाहता हूँ। तो इंग्याओ से कहती है कि तुम मजाक करना बंद करो। इतने दिनों में तो इंग्याओ को भी ये रियलाइज हो जाता है कि वो शाओबाओ को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी है। वो शाओबाओ की दी हुई हेयरपिन को देख ही रही थी कि वो वहाँ पर आ जाता है एंड कहता है कि क्यों ना मैं इसे तुम्हें पहना दूँ। जब वो ये कर रहा था कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड बस किस करने ही वाले थे कि शाओबाओ रुक जाता है। दरअसल में वो ना शर्मा गया था, मगर यहाँ पर इंग्याओ बोल्ड मूव लेती है एंड उसे किस करती है। इस किस के बाद तो शाओबाओ इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वो अपने बच्चों के नाम भी सोच रहा था कि तभी ही ननबातियान उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब वो ननबातियान के पास जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो सितुलिन आया हुआ है। सितुलिन इन लोगों से कहता है कि जनरल सिचिंग ही नाइट वॉरियर है। नाइट वॉरियर की वजह से मैंने काफी कुछ सफर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उसे खत्म कर दो। ननबातियान कहता है कि काम हो जाएगा, मगर तुम्हें हमें रकम दुगनी देनी होगी क्योंकि जनरल की फैमिली से पंगा लेना इतना आसान भी नहीं है। सितुलिन सोचता है कि ये सड़ा हुआ बुढ़ा तो कुछ ज्यादा ही लालची है, मगर इनके पास से मदद मांगने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, मैं दुगनी रकम दूंगा, मगर रिजल्ट मुझे मनचाहा चाहिए। सितुलिन के चाहते ही ननबातियान कहता है कि लगता है कि सिचिंग ने इसकी काफी अच्छे से धुलाई की है, इसीलिए इतना डिस्परेट होकर हमसे मदद मांगने के लिए आया। पर जो भी हो, काम के हमें पूरे पैसे मिल रहे हैं तो काम भी अच्छे से होना चाहिए। आगे शाओबाओ जब इंग्याओ से मिलने चाहता है तो इंग्याओ के हाथ में वेडिंग ड्रेस थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो मेरी शादी तो इंग्याओ से होने जा रही है, लेकिन मुझे तो मेरी ड्रेस नहीं मिली। वो दुल्हे की ड्रेस के लिए ननबातियान के पास जब जाता है तो वो दूर से सुनता है कि ननबातियान और वो क्या बातें कर रहे हैं। ननबातियान वो को बता रहा था कि जब शाओबाओ नाइट वॉरियर को खत्म करने के लिए सिटी में पहाड़ से नीचे जाएगा, उसी टाइम पर वो इंग्याओ से शादी कर लेगा। ये सब कुछ जानने के बाद शाओबाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे धोखा लगने जैसा फील हो रहा था। अगले सीन में वो सिचिंग से मिलता है, उसे मारने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए। अब इन दोनों के बीच में क्या बातें होती है ये तो हमें नहीं बताया जाता। शाओबाओ के चाहते ही इंग्याओ को ननबातियान से शादी करने को कहा जाता है, मगर उसे ननबातियान से शादी नहीं करनी थी, इसलिए वो खुद को ही खत्म करना चाहती थी कि तभी ही शाओबाओ आकर उसे रोकता है। तो यहाँ पर शावेंजी और सिचिंग डाकुओं के झोपड़े चला रहे थे, तो वहीं ननबातियान इन लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन कर रहा था और इंग्याओ के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी ही नानशंग आकर कहती है कि इंग्याओ तो यहाँ से भाग गई है। ये सुनकर ननबातियान को आ जाता है गुस्सा एंड वो अपने सारे डाकुओं को इंग्याओ को ढूंढने में लगा देता है। तो यहाँ पर सिचिंग और शावेंजी इन तीनों को ही यहाँ से भगाकर ले जाते हैं। वो आकर ननबातियान को बताता है कि शाओबाओ ने ही इंग्याओ और ससुर जी को भगाने में मदद की है। ये सुनकर ननबातियान कहता है कि शाओबाओ ने हमसे गद्दारी की है तो उसे अंजाम तो भुगतना ही होगा। जहाँ भी अब शाओबाओ दिखे तो उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर देना। तो दूसरी तरफ सिचिंग इन लोगों को लेकर अपने पेविलियन में आया था। अब यहाँ पर शाओबाओ और सिचिंग तो कब दोस्त बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। सिचिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे मेंशन में डाकू का ऐसा कौन जासूस है? तो वो कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मगर जब शावेंजी के डैड मुझे यहाँ से भगा कर ले जा रहे थे
तब मैंने उसे एक बार देखा था। इंग्या उसे मिलने के लिए युन और चिहुआ आते हैं। यहाँ पर युन तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो इंग्या उसे शाओबाओ के बारे में बात करने लगती है। युन कहती है कि राजकुमारी, क्या आपको वो पसंद आ गया है? देखिए, आप किसी डाकू से प्यार नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि पर मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं उसके साथ शादी भी करना चाहती हूँ। और शाओबाओ भले ही एक डाकू हो, मगर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। अगले दिन शाओबाओ जब इंग्या उसे मिलने के लिए आता है तो वो उसे सच बता देती है कि शादी वाले दिन पर किस तरह से दुल्हन की अदला बदली हुई थी। शाओबाओ ये सुनकर पहले तो शॉक्ड होता है, मगर फिर कहता है कि क्या तुम सचमुच की राजकुमारी हो? वो यहाँ पर काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि मेरी तो लॉटरी लग गई, भगवान ने तो मुझे सच में छप्पर फाड़ कर दिया है, तुम किसी परी से कम नहीं हो। अगले सीन में ये सभी लोग साथ में बैठकर पेविलियन में खाना खा रहे थे कि सितुलिन के भेजे हुए गुंडे आकर इन पर हमला कर देते हैं। फाइटिंग के दौरान ही कोई सिचिंग की आंख पर फिर से पाउडर छिड़क देता है, मगर ये वाला पाउडर कुछ ज्यादा ही असरकारक था, जिस वजह से सिचिंग को दिखाई देना बंद हो जाता है। मगर फिर भी इन लोगों ने इन हमलावरों को ढेर कर दिया था। आगे सिचिंग को देखकर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे ही जा रहे थे। किसी के भी पास सिचिंग की आंखों को ठीक करने का इलाज नहीं था, जिससे शावेंसी अब वरीड हो जाती है। तो इंग्या उसे किसी डॉक्टर के बारे में बताती है। शावेंसी जब उसे मिलने चाहती है तो वो डॉक्टर अंधे थे। शावेंसी सिचिंग की हालत के बारे में उसे बताकर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो नहीं मानते, उल्टा उस पर गुस्सा करके चले जाते हैं। रात में बारिश हो रही थी, मगर शावेंसी उठती ही नहीं। वो अगले दिन उसे फिर से मनाने की कोशिश करती है, तो वो कहते हैं कि इस डिब्बी में जहर है, अगर तुमने ये खा लिया तो मैं सिचिंग को ठीक कर दूंगा। ये सुनकर शावेंसी उसे बिना कुछ सोचे समझे खा लेती है एंड कहती है कि अब तो आपको सिचिंग को ठीक करना ही होगा। ये देखकर डॉक्टर तो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि इसमें बस टॉनिक था, कोई जहर नहीं था। तुमने मुझे सच में इम्प्रेस कर दिया है, क्योंकि इतने सालों में किसी ने भी ये नहीं किया। तुम वो पहली इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। आगे वो डॉक्टर सिचिंग को देखने के बाद दवाइयाँ लिखकर वहाँ से चले जाते हैं। सिचिंग को घर में बोरिंग फील हो रहा था, तो शावेंसी उसे बाहर लेकर आती है। यहाँ सिचिंग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? तो शावेंसी कहती है कि हाँ, तब तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी थे और तुमने काफी बदतमीजी से मुझसे बात की थी। सिचिंग कहता है कि बस इतना ही याद है और कुछ नहीं। तो वो कहती है कि तुम अपने मन में ये गंदी बातें सोचना बंद करो। अगले सीन में शावेंसी उसे दवाई पिला रही थी, तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कड़वी है। ये सुनकर शावेंसी उसे किस करती है, तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही दवाई पिलाती रही तो मैं तो इसे जिंदगी भर पीने के लिए तैयार हूँ। सितुलिन का चमचा आकर उसे बताता है कि इस बार सिचिंग सच में अंधा हो गया है और कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा। ये सुनकर तो सितुलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब हमें जो कुछ भी करना होगा हम वो खुले आम करेंगे और हमें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन ये तो बस उसकी एक गलत फहमी थी। जब वो अपना सामान मंगवा रहा था कि बीच रास्ते में ही सिचिंग के लोग आकर उस सामान को जब्त कर लेते हैं और बाकी सभी स्मगलर्स को भी पकड़ लेते हैं। जब ये बात सितुलिन को पता चलती है तो वो कहता है कि सिचिंग तो अंधा हो गया, मगर फिर भी मेरे काम में टांग अड़ाना बंद नहीं कर रहा। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं एक असली मर्द नहीं। अगले दिन सिचिंग को अपनी माँ की मौत से जुड़ा हुआ एक गवाह मिला था, जिसको पता था कि सिचिंग की माँ को किसने मारा। सिचिंग उसे कुछ पूछ पाता कि वहाँ पर सितुलिन आ जाता है। सितुलिन को लग रहा था कि ये तो अंधा है, तो मैं इसे अभी के अभी ही टपका देता हूँ, मगर ये भी उसकी एक गलत फहमी थी। सिचिंग की आंखें बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर सिचिंग सितुलिन के सामने भारी पड़ रहा था। सितुलिन समझ जाता है कि अगर मैंने इसे थोड़ी और देर फाइट की तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। सितुलिन यहाँ पर उस गवाह को मारकर वहाँ से भाग जाता है। सिचिंग जब उसके पास आता है तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है? ये खबर डाकुओं को जी ने दी थी, जो कि छाती से पत्थर तोड़ने का काम करता है। ये सुनकर सिचिंग काफी बुरी तरीके से शॉक्ड होता है, क्योंकि जी तो शावेंसी के फादर का नाम है। जब वो घर वापस आता है तो शावेंसी उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी आंखें कब ठीक हुई? तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे डैड ने हमारा पता नहीं बताया होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। ये सुनकर शावेंसी को भी एक झटका सा लग जाता है। वो जल्दी से अपने
अपने डैड के पास जाकर उसे ये सारी बातें पूछने लगती है तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया था, मगर मुझे पता नहीं था कि वो सारे डाकू लोग किसी को मारने चाह रहे हैं। वो जल्दी से सिचिंग से माफी मांगने चाहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी माँ है और वो सारे डाकू लोग तुम्हारी माँ को मारने ही आ रहे हैं, वरना मैं तुम्हारा पता कभी भी किसी को नहीं बताता। पर सिचिंग अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था तो वो शावेंसी के डैड से कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये सुनकर डैड फिर से उसे माफी मांगते हुए बाहर आते हैं तो शावेंसी उसके साथ वहां से चली जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अभी के लिए सिचिंग उसे देखना भी नहीं चाहता होगा। आगे शाओबाओ और इंग्याओ को जब इस मैटर के बारे में पता चलता है तो शाओबाओ सिचिंग से बात करने के लिए आता है। सिचिंग उसे बता रहा था कि जिस डाकू ने उसकी माँ को मारा उसकी बॉडी पर एक ऐसा पर्टिकुलर निशान था। शाओबाओ उस निशान के बारे में सुनकर कहता है कि ऐसा ही सेम निशान नन बातियान की बॉडी पर भी है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी माँ को नन बातियान ने मारा है। सिचिंग को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं इस आदमी को काफी सालों से ढूंढ रहा था। शाओबाओ उसे कहता है कि भले ही अभी नन बातियान बुढ़ा हो गया हो मगर अभी भी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और चालाक है। वो इतने सालों से अपने फायदे के लिए मेरा यूज करता आ रहा था, मगर इंग्याओ की वजह से मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया तो मैं तो उसके चंगुलों से आजाद हो गया। अगर तुम्हें अपनी माँ का बदला उससे लेना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिचिंग अपने डैड के पास जाकर उसे बताता है कि नन बातियान ने ही मेरी माँ को मारा है और अभी वो अपनी डाकुओं की सेना को बढ़ा रहा है ताकि वो हमारी सिटी पर हमला कर सके, इसलिए मुझे आपकी आर्मी की जरूरत होगी। तो डैड को ये सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है, मगर वो कहते हैं कि अभी मुझे किसी दूसरी सिटी में जंग लड़ने जाना होगा, ये राजा की तरफ से ऑर्डर है, इसलिए मैं तुम्हें आर्मी को नहीं दे सकता। ये सुनकर सिचिंग के पास जितने भी लोग थे वो उन सभी को इकट्ठा करने के बाद इन डाकुओं के इलाके पर हमला कर देता है। यहाँ पर हमें शाओबाओ सिचिंग वर्सेस नन बातियान की फाइट दिखाई जाती है। वैसे ये नन बातियान था तो बुढ़ा, मगर इन दोनों जवान लड़कों पर भारी पड़ रहा था। शाओबाओ को बेहोश करने के बाद नन बातियान सिचिंग से कहता है कि मैंने ही तुम्हारी माँ को नरक का रास्ता दिखाया था, अब तेरी बारी है, मैं तुझे उसके पास भेज देता हूँ। वो सिचिंग को जैसे ही मारने आता है कि शावेंसी और उसके डैड आकर उसे बचाते हैं। शावेंसी के डैड ने नन बातियान को रोक लिया था कि शावेंसी सिचिंग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी ही वहाँ पर सिचिंग के डैड आर्मी को लेकर आ जाते हैं। आर्मी के सोल्जर्स इन डाकुओं को अरेस्ट कर रहे थे तो वहीं नन बातियान इन दोनों के पीछे पड़ा था। वो शावेंसी को क्लिफ के नीचे से धक्का देकर जैसे ही सिचिंग के पास आ रहा था कि वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। नन बातियान सिचिंग से कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारी माँ को मारने का कोई शौक नहीं था, मगर उस टाइम पर तुम्हारे डैड ने मेरे धंधे में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मुझे काफी गुस्सा आ गया। ये सुनकर तो ये दोनों ही बाप बेटे मिलकर नन बातियान की धुलाई करना शुरू कर देते हैं और ऐसे में ही उसे इस दुनिया से भी धो डालते हैं। नन बातियान को खत्म करने के बाद सिचिंग शावेंसी को देखने जा ही रहा था कि वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब सिचिंग को होश आता है तो सिहिंग उसे बताता है कि हमारे मिलिट्री सोल्जर्स ने डाकुओं को ढेर कर दिया है। तो वो कहता है कि शावेंसी कहाँ पर है। तो सिहिंग कहता है कि हमारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं मगर उसका कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर वो ऐसी हालत में शावेंसी को ढूंढने जंगल में चला जाता है। सिहिंग के रुकने पर भी नहीं रुक रहा था कि शाओबाओ आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। तो वो उसे कहता है कि अगर मेरी शावेंसी की जगह पर तुम्हारी राजकुमारी होती तब तुम क्या करते। ये सुनकर शाओबाओ सिचिंग को रोकना बंद कर देता है कि इनको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि शावेंसी अभी सितुलिन के हाथ लग गई है। दूसरी तरफ साइकोपैथ सितुलिन ने शावेंसी को पकड़ कर रखा था। वो उसे दूसरा चांस मांग रहा था कि शावेंसी उसे कहती है कि तुम इस तरह से मेरी केयर करने का नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझे लेकर सिचिंग को जरूर ब्लैकमेल करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये आइडिया काम नहीं करेगा क्योंकि सिचिंग अब मुझसे नफरत करता है, हमारे बीच में अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। ये सुनकर वो कहता है कि अगर सिचिंग तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम मुझे चांस दे दो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। शावेंसी उसे रिजेक्ट कर पाती कि वहाँ पर सिचिंग आ जाता है। सिचिंग को आता देखकर शावेंसी भागकर उसके पास जाती है
कि सितुलिन उसे कहता है कि मैंने शावेंसी की बॉडी पर एक्सप्लोसिव लगाए हुए हैं। अब तुम दोनों का ही क्रियाक्रम साथ में होगा। मगर शावेंसी भागकर सितुलिन के पास जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो सिचिंग को चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मगर सिचिंग उसके पास आकर उसकी जंजीरों को तोड़कर सितुलिन को अंदर धक्का देकर शावेंसी को वहाँ से छुड़ाकर भाग जाता है। आगे नन बातियान और सितुलिन दोनों ही नहीं रहे थे। शावेंसी सिचिंग से कह रही थी कि मैं जल्द ही अपने डैड के साथ यहाँ से चली जाऊंगी, मगर सिचिंग तो ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए वो डैड से पूछता है कि 10 साल पहले क्या हुआ था, मुझे शुरुआत से सारी बातें बताइए। इस पर डैड कहते हैं कि उन डाकुओं ने मुझे शावेंसी को लेकर धमकाया था, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ का पता बता दिया। मुझे तो लगा कि वो लोग तुम्हारे घर पर कोई चोरी वगैरह करने आए होंगे, मगर फिर भी मुझे पछतावा हुआ। तो मैं तुम्हारे घर देखने आया तो देखा कि उनका असली मकसद क्या था। वो लोग तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा पाते उससे पहले ही मैंने तुम्हें बचा लिया, मगर फिर भी मेरी ही वजह से तुमने अपनी माँ को खोया है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। सिचिंग कहता है कि मेरी माँ की मौत के पीछे एक रीजन आप भी है, मगर आपने 2 बार मेरी जान बचाई है, इसलिए सिचिंग यहाँ पर उसे माफ कर देता है। अगले सीन में वो शावेंसी को बता रहा था कि जब तुम मुझे नहीं मिल रही थी तो मैं तुम्हें दिन रात उस जंगल में ढूंढता रहा। तब मुझे यह रियलाइज हुआ कि मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि मैं तुम्हें खो ना दूं, इसलिए तुम मुझे छोड़ने के बारे में कभी भी सोचना भी मत। ये सुनकर वो उसे हक कर लेती है। अगले सीन में सिचिंग के डैड दूसरे सिटी में जंग को जीतने के बाद वापस आए थे, तो वो सिचिंग से कह रहे थे कि मैं जंग को छोड़कर डाकुओं को पकड़ने चला गया तो राजा ने मेरा डिमोशन कर दिया, पर मुझे उस डिमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उन डाकुओं को मारकर अच्छा काम किया है और तुम्हारी माँ का बदला भी ले लिया। अगले सीन में ये दोनों ही कपल्स अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात कर रहे थे और दूर से ये तीनों लोग उन्हें देख रहे थे कि सिहेंग फिर से युन को पटाने की कोशिश करता है, तो इस बार वो मान जाती है। आगे इंग्याओ और शाओबाओ वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनका तो यही प्लान था कि वो दोनों कहीं दूर पहाड़ों में जाकर अकेले एक दूसरे के साथ रहेंगे। इंग्याओ और शाओबाओ के यहाँ से जाते ही सिचिंग और शावेंसी को पता चलता है कि राजा डाकुओं को मारने के बदले में सिचिंग को कैपिटल बुला रहे हैं उसे इनाम देने के लिए, और 9वें राजकुमार भी अपनी बेटी को देखना चाहते हैं यानी कि इंग्याओ को, इसलिए इंग्याओ को भी कैपिटल आना होगा। ये सुनकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। सिचिंग युन और सिहेंग दोनों को ही शाओबाओ और इंग्याओ को वापस बुलाने के लिए भेज देता है एंड फिर ये लोग भी कैपिटल निकल जाते हैं। अगले सीन में ये दोनों 9वें राजकुमार यानी कि इंग्याओ के डैड के सामने खड़े थे। शावेंसी ने बीमारी का नाटक करते हुए अपने चेहरे को ढका हुआ था, मगर जब 9वें राजकुमार उसकी वेल ओपन करते हैं तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं एंड कहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ पर है, कि तभी ही वहाँ पर युन और सिहेंग इंग्याओ को लेकर आ जाते हैं। अगले सीन में इंग्याओ ने अपने डैड को सारी बातें बता दी थी, तो वो कहते हैं कि तुम ये जो कर रही हो ना, अगर राजा को ये पता लग गया तो वो हमारी और जनरल दोनों की ही फैमिली को खत्म कर देंगे। पर इंग्याओ उसे कहती है कि सिचिंग शावेंसी को और मैं शाओबाओ को पसंद करती हूँ और हम इसी तरह से रहना चाहते हैं, मगर इंग्याओ के डैड तो इनके प्यार के दुश्मन बन जाते हैं और वो शाओबाओ और शावेंसी को अरेस्ट कर लेते हैं। ये देखकर सिचिंग सामने से अरेस्ट हो जाता है। वो शावेंसी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम सितुलिन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है। वो यहाँ पर अपने मास्टर से मिलने के लिए आया था, जो और कोई नहीं बल्कि छठा राजकुमार है, राजा का छोटा भाई। यहाँ पर छठे राजकुमार का ये प्लान था कि वो ये शादी वाला सारा कांड राजा को बता देगा, जिससे राजा 9वें राजकुमार और जनरल की फैमिली को मौत की सजा दे देंगे, और इन दोनों ही पावरफुल फैमिली के खत्म होने के बाद वो राजा को मारकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाएगा। अगले सीन में इंग्याओ के डैड ने सिचिंग के डैड को मिलने के लिए बुलाया था और वो उसे सारी बातें बता देते हैं। इंग्याओ के डैड कहते हैं कि हमें कल ही सिचिंग और इंग्याओ की शादी करानी होगी, वरना राजा हमें सजा देंगे। इस पर सिचिंग के डैड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा सिचिंग इस शादी के लिए मानेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि वो शावेंसी से कितना प्यार करता है। और जहाँ तक इंग्याओ और शाओबाओ की बात है तो वो लोग भी मेरे घर पर कुछ दिन रुके थे और मैंने उन दोनों को भी देखा। शाओबाओ एक अच्छा लड़का है, क्यों ना मैं शाओबाओ को अपना नाम दूं, उसे अपना बेटा बना लूं, फिर तो राजा के फरमान का कोई भी उल्लंघन नहीं होगा। पर इंग्याओ के डैड तो उसकी बात समझते ही नहीं, बस इसी जिद पर अड़े थे कि सिचिंग और इंग्याओ की शादी करानी होगी। लेकिन यहाँ पर सिचिंग के डैड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं
वो इन सभी को यहाँ से भगा रहे थे कि इंग्याफ के डैड आकर उसे रोकते हैं। सिचिंग के डैड कहते हैं कि बच्चों तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, इनको तो मैं हैंडल करता हूँ। उन सभी के जाने के बाद इंग्याफ के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे कि सिचिंग के डैड कहते हैं कि पहले तुम शांत हो जाओ, मुझे छठे राजकुमार के अकॉर्डिंग तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। यहाँ पर ये सभी लोग भागकर चाह ही रहे थे कि वहाँ पर सितुलिन के साथ साथ छठा राजकुमार आ जाता है। छठे राजकुमार को लग रहा था कि वो इनको एक्सपोज करने के बाद जल्दी ही राजा बन जाएगा, मगर सिचिंग को तो छठे राजकुमार के बारे में पहले से ही पता लग गया था। दरअसल में सिचिंग के मेंशन में वो जो जासूस था उसको सिहेंग ने पकड़ लिया था और उसी के ही पास से वो सारी जानकारी मिली थी। छठे राजकुमार को तो यहाँ पर लग रहा था कि वो अपने मकसद के करीब है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उछल रहा था। मगर ये भी उसकी एक गलतफहमी थी, क्योंकि सिचिंग के डैड ने पहले ही राजा को छठे राजकुमार की काली करतूत और उसके बुरे इरादों के बारे में बता दिया था। इसलिए राजा अभी छठे राजकुमार को पकड़ने के लिए इंपीरियल आर्मी को भेजते हैं। यहाँ पर सचमुच में सितुलिन की मौत हो जाती है और छठे राजकुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में राजा से मिलने के बाद डैड वापस आते हैं एंड इनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने जो ये दुल्हन की अदला बदली की है, इससे राजा काफी नाराज है, मगर तुम लोगों ने डाकुओं को खत्म किया, छठे राजकुमार की काली करतूतों के बारे में सामने लाया, इस वजह से राजा ने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम जैसे चाहे वैसे रह सकते हो। उन्होंने शावेंसी को एक राजकुमारी का दर्जा दिया है ताकि वो आगे चलकर सिचिंग के साथ अच्छे से रह सके, और उन्होंने शाओबाओ को डेप्यूटी जनरल बना दिया है, अब से शाओबाओ मेरा भी बेटा है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में इन लोगों की फिर से शादी होने जा रही थी कि ये लोग चेक करते हैं कि कहीं फिर से दोबारा दुल्हन चेंज तो नहीं हो गई। ऐसे ही हंसी मजाक के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।